दोस्तों आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बारे में, जो कि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए काफ़ी खास क्लास आज होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे हम क्लास 12 के अंतर्गत जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश में जितने चैप्टर्स पढ़ने होते हैं उन सारे चैप्टर्स को एक ही वीडियो के अंतर्गत देख लेंगे। सारे चैप्टर्स कवर अप कर लेंगे एकमात्र इस वीडियो में। मतलब आप अगर इस पूरे क्लास को अच्छे से देख लेते हैं तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी प्रश्न आएंगे आप आसानी के साथ बना सकते हैं। तो अगर आप क्लास 12 में हैं, स्टोरी ऑफ इंग्लिश आपका ऑब्वियसली रहेगा ही, क्योंकि इंग्लिश 100 मार्क्स आपको लेना ही रहता है। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ये तीनों स्टूडेंट आराम से इसको देख सकते हैं। सब कुछ अच्छे से कवर अप कर लेंगे, सारे क्वेश्चंस बन जाएगी, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारा चीज हम आपको बता देंगे। तो बस आप बने रहिए, बहुत ही मजेदार आज क्लासेस होने वाली है। और हाँ, एक और बात, आप एक कॉपी, एक पेन और एक पानी का बोतल, ये आप 3 चीज लेके बैठिए, क्योंकि आज क्लासेस थोड़ी सी लंबी होने वाली है और मेरे ख्याल से इस चैनल पे शायद सबसे बड़ी क्लास आज हो सकती है। तो इसलिए आप कॉपी, पेन और पानी का बोतल ये लेके बैठिए। बहुत ही खास क्लासेस है, बिल्कुल आप लोग से उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। जैसा भी क्लास लगे आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हमें लगता है कि इस क्लास को बनाने में ऑब्वियसली अभी तक जितने भी क्लासेस है सबसे ज़्यादा मेहनत इसमें लगेगी। तो लाइक वगैरह ये सब में कमी मत करना है, लाइक कर लेना है, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना है, कमेंट भी कर लेना है कि जैसा अभी आपको क्लास लगता है इसी तरीके से और भी क्लासेस हम सारे सब्जेक्ट पे लाएंगे इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश के अंदर आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने होते हैं क्लास 12 में। तो देखिए, क्लास 11th में अलग चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, क्लास 12th में अलग चैप्टर पढ़ने होते हैं। आपको क्वेश्चंस जो आएगी आपके बोर्ड एग्जाम वो इसी 6 चैप्टर्स से आएगी। कुल आपके स्टोरी ऑफ इंग्लिश में क्लास 12 के अंतर्गत जो है 6 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। पहला चैप्टर है आपके पास ओल्ड इंग्लिश, दूसरा है मिडिल इंग्लिश, तीसरा है मॉडर्न इंग्लिश, ये इंग्लिश के पीरियड से रिलेटेड चैप्टर है। उसके बाद अगला है इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, स्टोरी ऑफ द नॉवेल इन इंग्लिश। कुल यहाँ पे 6 चैप्टर्स हैं। और हाँ, एक और बात हम कंफर्म कर देते हैं, जो भी स्टूडेंट इंग्लिश से डरते हैं ना कि इंग्लिश हमको नहीं समझ में आएगी, ये सब कहाँ से इतना हार्ड चीज़ होगा, तो देखो हम एक्चुअली में जितने भी इंग्लिश होती है ना उसको इतना आसान बना के आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, इतना आसान बना के प्रेजेंट करते हैं कि आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी। ये स्टार्टिंग में जो हम 4-5 मिनट आपसे बात ऐसे किए हैं वो इसी के लिए किए हैं कि आपके अंदर जो डर जो है ना इंग्लिश को लेके वो खत्म हो जाए। क्योंकि देखोगे यहाँ पे हम कैसे बनाए हैं, तो देखो यहाँ पे इतना हिंदी में भी हम लिख दिए हैं उसका मतलब, तो मतलब कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, डरने वाली बात ही नहीं है। और इतना आसान बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है एक टीचर के लिए, तो ये चीज़ आप लोग समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा माइंड शांत, कहीं से इफ और दिमाग में नहीं आना चाहिए। हो सके तो हेडफोन लगा लीजिए और स्क्रीन को फुल स्क्रीन पे करके देखिए, मतलब आधा स्क्रीन पे इसको करके मत देखिए, फुल स्क्रीन करिए और प्रॉपरली यहाँ पे आप फोकस करिए पूरा स्क्रीन पे और सब कुछ समझते हुए चलिए, ठीक है। चलिए, सबसे पहला जो चैप्टर है हमारे पास स्टोरी ऑफ इंग्लिश में, पहला चैप्टर है हमारे पास ओल्ड इंग्लिश। अगर आप बुक खरीदे होंगे तो ये जो है चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत आती है और ये क्लास 12th के लिए पहला चैप्टर है ओल्ड इंग्लिश, ठीक है। तो पहला चैप्टर हमारे लिए हो जाती है ओल्ड इंग्लिश। और चलिए इसको समझते हैं। देखिए, ओल्ड इंग्लिश जो है ना, इसके पीरियड के बारे में मतलब सबसे पहले समझते हैं। देखिए, इंग्लिश जो है, पूरा इंग्लिश जो आप आज लैंग्वेज देख रहे हैं, थोड़ा सा स्टोरी के रूप में इसको समझेंगे। इंग्लिश जो आप आज लैंग्वेज देख रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज हुआ, भोजपुरी लैंग्वेज हुआ, तो ये सब जो लैंग्वेज है हमारा, तो आज जो है इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश बहुत सारे पीरियड में इसको डिवाइड किया गया है। कितने पीरियड में? 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारे पास ओल्ड इंग्लिश, फिर है मिडिल इंग्लिश और तीसरा है मॉडर्न इंग्लिश। 3 पीरियड में इंग्लिश को डिवाइड किया गया है। मतलब इंग्लिश का जो समय है उसको 3 भाग में बांटा गया है। ओल्ड इंग्लिश किसको कहते हैं, तो AD 449 से 1066 तक बांटा गया है। मतलब इसको इसका पीरियड कब से दिया गया है, तो सन 449 से लेके 1066 तक का जो पीरियड है ना उसको ओल्ड इंग्लिश में दिया गया है। अब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल ये होगी कि AD का फुल फॉर्म क्या होता है। एक्चुअली इस एक बार एग्जाम में ये सवाल था कि AD का फुल फॉर्म क्या होगा। तो देखिए, इसका होता है क्या चीज़, एनो डोमिनी इसका फुल फॉर्म होता है। एनो डोमिनी ये क्या होता है भैया, तो देखो ईसा मसीह के जन्म के बाद जो होता है, ईसा मसीह के जन्म के बाद तो उसको कहते हैं AD, ठीक है, उसको कहते हैं AD, जिसको आप सन बोल सकते हैं। तो सन 449 से लेके सन 1066 तक जो है पीरियड क्या कहलाती है, ओल्ड इंग्लिश कहलाती है। और उसके बाद जो है फिर मिडिल इंग्लिश कब से कब है,
तो ये जो है सन 1150 से लेके 1500 ईस्वी तक का पीरियड मिडिल इंग्लिश कहलाती है। और उसके बाद मॉडर्न इंग्लिश क्या होती है, तो देखो 1500 के बाद मतलब जब से मिडिल इंग्लिश खत्म हुआ और तब से जो स्टार्ट हुआ है मॉडर्न इंग्लिश आज तक, अभी जो हम लोग का प्रेजेंटली चल रहा है इंग्लिश, वो मॉडर्न इंग्लिश के अंतर्गत ही आ रही है। तो पीरियड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया इंग्लिश को, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और तीसरा मॉडर्न इंग्लिश। तो आज यहाँ पे हम लोग का पहला जो चैप्टर है क्या चीज, ओल्ड इंग्लिश। आइए थोड़ा सा पहले ओल्ड इंग्लिश समझते हैं, फिर मिडिल इंग्लिश समझेंगे, मॉडर्न इंग्लिश समझेंगे, हर एक चीज को अच्छे से देखेंगे। चलिए यहाँ पे जो है सबसे पहले स्टोरी के रूप में थोड़ा सा आप समझिए। देखिए ये जो है सन 449 में AD 449 में जर्मनी में रहने वाले जर्मन ट्राइब्स का मतलब क्या होता है, ट्राइब्स का मतलब होता है जनजाति। जो जर्मन के जनजाति थे एंग्लो सेक्सन, उसके बाद एंग्लो कैथोलिक, ये जो है मतलब बेसिकली ये जो है जर्मन ट्राइब्स जो थे ना, वो क्या करते थे, गोरे चिट्टे लोग थे। जर्मन ट्राइब्स जो थे वो क्या थे, गोरे चिट्टे लोग थे। और यहाँ पे जो है ये हमारा ओल्ड इंग्लिश जो है, इसको हम लोग जानते हैं क्या नाम से, एंग्लो सेक्सन के नाम से, एंग्लो कैथोलिक के नाम से। तो ये सब जानते हैं। पहले जो है कैथोलिक भाषा इंग्लैंड में चलती थी। मतलब आप जैसे अभी सोच रहे हैं कि अंग्रेज जो है हमारे देश भारत पे आके आक्रमण किया, इतना दिन शासन किया, ये वो, लेकिन उससे पहले वहाँ पे ब्रिटिश पे भी कोई शासन करके गया था। मतलब वो अगर हमें सताया है तो वो खुद भी सताया गया था एक समय पे। तो ऐसा था। तो देखो उस समय जो है ना, मतलब जर्मन ट्राइब्स जो लोग थे वो जाके उस पर हमला कर देते हैं और वो सताते हैं उसको, और बाद में आके वो भी यहाँ पे आके ऐसा वैसा करते हैं, इंडिया में आके इंडिया के लोगों को सताते हैं। तो मतलब एक पे बीता है तब आके दूसरे पे वो किया है। तो देखो उस पे भी कोई ना कोई था जो उस पे शासन करके रखा है। तो देखो यहाँ पे क्या है ना कि जो जर्मन ट्राइब्स थे वो गोरे चिट्टे लोग थे जो इंग्लिश से मिलता जुलता भाषा बोलते थे। क्योंकि देखो वो क्या थे, मतलब उस समय प्रॉपरली इंग्लिश तो थी नहीं, इंग्लिश का ऐसा कोई वजूद तो था नहीं, मतलब ज़्यादा। धीरे धीरे करके कोई भी लैंग्वेज ग्रोन अप होती है, उसमें वर्ड ऐड होती है, तो उसके कारण वो बढ़ती जाती है। तो ये लोग इंग्लैंड पर आक्रमण किए, जो जर्मन ट्राइब्स थे वो लोग क्या किए, इंग्लैंड पर आक्रमण किए और वहाँ के लोग धीरे धीरे इंग्लिश बोलने लगे। और जब यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये जो जर्मन ट्राइब्स के लोग थे ये सब पहले क्या थे, इंग्लिश बोलते थे, ठीक है, इंग्लिश बोलते थे। और वो क्या किए, मतलब ब्रिटिश पे आक्रमण किए। किस पे, ब्रिटिश पे आक्रमण किए और मतलब इंग्लैंड पर आक्रमण किए और वहाँ पे मतलब वो अपना शासन करने लगे और वहाँ के लोग धीरे धीरे इंग्लिश बोलने लगे। क्या हुआ, इंग्लिश बोलने लगे। जैसे भारत में इंग्लैंड आया, कैप्चर किया, तो धीरे धीरे देखे ना कि यहाँ पर भी लोग इंग्लिश बोलने लगे और आज यही का परिणाम है कि आज इंग्लिश वर्ल्ड लैंग्वेज है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखो और कुछ इस प्रकार इंग्लैंड में इंग्लिश की शुरुआत हुई। बिल्कुल आप जान गए कि इंग्लिश की शुरुआत इंग्लैंड में कैसे हुई। प्रॉपर ये उसका लैंग्वेज नहीं है, उस पर थोपा गया है। ऐसा 1066 तक चला। कब तक, 1066 तक चला। क्योंकि हम आपको बताए थे ना 449 से लेके 1066 ये ओल्ड इंग्लिश का टाइम है। तो ऐसा जब मतलब ये जो जर्मन ट्राइब्स के लोग थे वो इंग्लैंड पे आक्रमण किए और उस पे इंग्लिश, वहाँ से इंग्लिश की शुरुआत हुई। फिर ऐसा जो है 1066 तक चला और फिर इन लोग ने वहाँ के कुर्सी को लेकर आपसी फूट के कारण इंग्लैंड के उत्तराधिकारी, जिसे हार के बाद इंग्लैंड से जाना पड़ा था। देखिए 1066 तक तो ऐसा चला, लेकिन 1066 में क्या हुआ कि जो मतलब जर्मन ट्राइब्स के लोग थे जो वहाँ राजा बन रहे थे, अब उनमें आपसी फूट हो गई कि नहीं, राजा तो हम बनेंगे, वहाँ के शासन हम संभालेंगे, ऐसा वैसा होने लगा। अब क्या हुआ, इसका फ़ायदा उठाए कौन, जो वहाँ के प्रॉपर इंग्लैंड के जो उत्तराधिकारी थे। मतलब ऑब्वियसली जर्मन के लोग जाके इंग्लैंड पे आक्रमण करके वहाँ पे शासन करने लगे, लेकिन इंग्लैंड के भी तो कोई तो पहले उसके राजा होंगे, शासन कर रहे होंगे उस पर। तो वहाँ पे क्या हुई, जो वहाँ के उत्तराधिकारी थे वो सब दूसरे देश चले गए, फ्रांस वगैरह चले गए, क्योंकि उनको छोड़ना पड़ा, नहीं तो उन पे जुल्म होता, बहुत सारा सितम होता, तो इसके कारण वो चले गए। और उसके बाद फ्रांस के साथ मिलकर फिर से आक्रमण किया। कब, 1066 में फ्रांस के साथ मिलकर उसके उत्तराधिकारी जो है वो आक्रमण किया और इसी के साथ ओल्ड इंग्लिश समाप्त हो गई। क्योंकि उस में ये जो है फ्रांस जीत गया और ये यहाँ पे जर्मन ट्राइब्स का शासन खत्म हो गया। कहाँ पे, इंग्लैंड में। तो इसके साथ क्या हुआ कि 1066 से लेके अब यहाँ पे क्या होने लगा, फ्रेंच भाषा बोली जाने लगी। क्योंकि यहाँ पे ये जो फ्रेंच के शासक जो थे वो बोलने लगे कि नहीं, अगर मेरा यहाँ पे है तो मेरा लैंग्वेज तुम लोग को बोलना होगा। उसको कंपलसरी कर दिया गया हर जगह पे, कोर्ट में, स्कूल में, कॉलेज में, उसके बाद हर एक जगह जो है फ्रेंच भाषा को बोलने के लिए प्रमोट किया गया।
तो ये इस प्रकार से ओल्ड इंग्लिश 1066 में कुल मिला के समाप्त हो गई। और जो लड़ाई सन 1066 में लड़ी गई उसका नाम जो है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का नाम दिया गया, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का नाम दिया गया। और इसी के साथ फ्रेंच भाषा बोली जाने लगी। फ्रेंच जीत गया तो फ्रेंच भाषा ऐसे में बोली जाने लगी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट क्या है। तो आप जानते ही हैं कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट 1066 में हुई और ये फ्रेंच में हुई थी। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है ना कि इसमें बेसिकली वही सारे डिस्कस किया गया कि जो मतलब कौन शासन करेगा, ये सारा चीज़ इसके बारे में। तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इसको कहते हैं। और 1066 से क्या हुआ, 1066 से यहाँ पे 1149 तक, 1066 से 1149 तक फ्रेंच भाषा ज़्यादातर जगह बोली जाने लगी। और फिर यहाँ पे क्या हुआ, 1150 से ये 1049 तक तो फ्रेंच भाषा ज़्यादातर जगह बोली जाने लगी। और फिर 1150 से वहाँ पादरियों को लगा कि इंग्लिश का वजूद ही ख़त्म हो जाएगी। आप खुद ही सोचिए, कोई व्यक्ति अगर 449 से लेके 1066 तक अगर इंग्लिश बोले, 1066 तक अगर इंग्लिश बोले, तो इतने 100 साल तक वो लोग इंग्लिश बोल रहे थे। और वही इंग्लिश का वजूद अगर ख़त्म हो जाए तो क्या मतलब इतना जल्दी, अगर मान लीजिए ऐसा कभी हो नहीं सकता है, अगर मान लीजिए इंडिया में कोई आक्रमण करते हैं और वो यहाँ के लोगों को हिंदी बोलने से मना करते हैं, तो क्या वो कर पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग का क्या है कि मतलब हम लोग हिंदी को भूल ही नहीं सकते। मतलब इसके बिना हम कुछ और सोच ही नहीं सकते। इंग्लिश कितना भी आज हम लोग सीख रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम लोग सोचते जो हैं वो कहीं ना कहीं हिंदी में ही सोचते रहते हैं। तो ये तो है, एक लगाव है हमें हिंदी से। तो ऐसे इसी प्रकार क्या हुई, तो इंग्लिश का भी लगाव इंग्लैंड में हो गया। और लोग तो वहाँ के फ्रेंच के जो लोग थे वो फ्रेंच भाषा बोल रहे थे कि फ्रेंच भाषा तुम बोलो। तो ऐसे में क्या हुआ कि पादरियों को लगा कि इंग्लिश का वजूद धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। तो इसलिए इंग्लिश में स्पीच देना और उपदेश देना शुरू किए कौन? पादरी लोग, जो भी विद्वान लोग थे तो वो सब। और इस प्रकार मिडिल इंग्लिश की शुरुआत हुई। फिर से क्या हुआ, 1050 में यहाँ पे क्या हुआ कि फिर से क्या स्टार्ट हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट हुआ और उसको नाम दिया गया मिडिल इंग्लिश। क्योंकि 1066 से क्या हुआ, 1066 के बाद क्या हो गया कि फ्रेंच भाषा आ गया और फ्रेंच भाषा 1149 तक चला और फिर 1150 से लेके मिडिल इंग्लिश शुरू हो गई। तो यहाँ पे आपको कुल मिला के स्टोरी समझ में आ गया होगा। हाँ, जो भी स्टूडेंट बोर हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं होना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये आपका टॉपिक है। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको इसमें देखना रहेगा। तो देखिए अब उसका मैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि पीरियड कौन क्या है इसका, ओल्ड इंग्लिश का। द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश इज फ्रॉम AD 449 टू AD 1066। मतलब 449 से लेके 1066 तक ओल्ड इंग्लिश का पीरियड कहा गया, ओल्ड इंग्लिश का काल को बांटा गया है, समय इसका दिया गया है 449 से 1066 सन तक। अब उसके बाद देखिए, ओल्ड इंग्लिश इज ऑल्सो नोन एज एंग्लो सेक्सन एंड एंग्लो कैथलिक। तो ओल्ड इंग्लिश को और नाम से जाना जाता है, क्या चीज़? एंग्लो सेक्सन और एंग्लो कैथलिक। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पे देखिए, इट इज़ ऑर्डिनरी ए जर्मन लैंग्वेज। मतलब ये जो है इट इज़ ओरिजिनली ए जर्मन लैंग्वेज। मतलब इंग्लिश तो ऑब्वियसली जर्मन ट्राइब्स के लोग आए, इंग्लैंड पे आक्रमण किया और वहाँ पे मतलब इंग्लिश धीरे धीरे बोलने लगे, मतलब सब वहाँ के लोग बोलने लगे। तो ये क्या हुआ, ओरिजिनली जो है ये इंग्लिश जो है ये जर्मन लैंग्वेज है। मतलब ओल्ड इंग्लिश जो है ये जर्मन लैंग्वेज है, ब्रिटिश का अपना लैंग्वेज नहीं है। तो ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। अब आइए आगे जानते हैं कि अगला हमारे पास क्या टॉपिक है। देखिए आगे हमारे पास है डायलेक्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश। डायलेक्ट क्या होती है? डायलेक्ट की मतलब होती है बोली। जैसे आज देखिए हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बोली। जैसे आज यहाँ पे देखिए हम बोल रहे हैं, क्या चीज़ में बोल रहे हैं, यहाँ पे कोई बोलता है भोजपुरी में उसी चीज़ को बोलता है, कोई मैथिली में बोलता है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, इसको कहते हैं बोली। तो इंग्लिश का जो डायलेक्ट है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। डायलेक्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्टार मार्क्स लगा लीजिए इसको, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने कॉपी अगर आप लेके बैठे हैं, अगर मेरा बात आप माने हैं, कॉपी लेके बैठे हैं, तो पहले आप इसको कॉपी में नोट करिए, डायलेक्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश। तो वहाँ पर फिर नीचे लिखिए डायलेक्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। पहला हो जाएगा क्या चीज़, पहला यहाँ पे डायलेक्ट के बारे में है। डायलेक्ट 4 टाइप्स की होती है। पहला यहाँ पे है कैंटिस, नॉर्थम्ब्रियन, अमेरिकन और वेस्ट सेक्सन। यहाँ पे ये 4 डायलेक्ट है ओल्ड इंग्लिश के, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकती है।
चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं डायलेक्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश हो गई। अब कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं, ओल्ड इंग्लिश की क्या विशेषता थी उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए पहला यहाँ पे है द राइटिंग सिस्टम ऑफ ओल्ड इंग्लिश इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम टुडे। मतलब आज की इंग्लिश से टोटली डिफरेंट था, वहां पे लेखन कला जो था ओल्ड इंग्लिश में वो काफी ज्यादा अलग था। तो एक विशेषता तो ये हो गई। उसके बाद है दिस राइटिंग सिस्टम यूज्ड, मतलब दिस द राइटिंग सिस्टम यूज्ड द रोनिक अल्फाबेट्स। मतलब यहाँ पे क्या होता था, ओल्ड इंग्लिश में राइटिंग सिस्टम जो था वो रोनिक अल्फाबेट पे बेस्ड था। रोनिक अल्फाबेट क्या होता है, तो तस्वीरों का अल्फाबेट इसको कहते हैं। जैसे इसमें यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे क्या है, रोनिक अल्फाबेट है। ए यहाँ पे ऐसे लिखा जाता था, बी ऐसे लिखा जाता था, सी ऐसे लिखा जाता था। मतलब इसमें क्या होता था, इसमें कर्व नहीं बना रहता था। कर्व देखो जैसे हम लोग अभी लिखते हैं, सी ऐसे लिखते हैं, पी ऐसे लिखते हैं, और या फिर हम लोग क्या चीज़, मान लीजिए हम लोग अगर कुछ भी ऐसे लिखते हैं, तो उस समय क्या था ना, यू ऐसे लिखते हैं। उस समय ये कर्व जो आप देख रहे हैं, ये कर्व जो देख रहे हैं, ये सी में ऐसे कर्व बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं था। सब में देखिए ये सीधा स्ट्रेट लाइन था। देखिए ये इधर आया, ये इधर आया, ये ऐसे गया, ये ऐसे आया। तो सब में क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ऐसे ऐसे, है ना। तो ये चीज इसका एक खासियत थी ओल्ड इंग्लिश की। अब यहाँ पे है आगे देखिए क्या है, फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश। मतलब यहाँ पे फॉरेन से भी कुछ इन्फ्लुएंस किया गया ओल्ड इंग्लिश को, कुछ कुछ इसमें बदलाव किए गए, कुछ कुछ भाषा मतलब कुछ कुछ यहाँ पे वर्ड मीनिंग को ऐड किया गया, कुछ कुछ इसका मतलब इसमें बहुत सारे शब्द लिए गए। तो कौन कौन से, देखिए फ्रेंच से बहुत सारा ये प्रभावित हुआ, इन्फ्लुएंस हुआ ओल्ड इंग्लिश। फ्रेंच से ज़्यादा नहीं हुआ, फिर उसके बाद लैटिन से हुआ और स्कैंडिनेविया से हुआ, स्कैंडिनेविया से हुआ। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित, लैटिन और स्कैंडिनेविया से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, इन्फ्लुएंस हुआ ओल्ड इंग्लिश। क्योंकि यहाँ पे ये क्या हुआ ना कि इससे बहुत ज़्यादा वर्ल्ड मीनिंग को लिया गया। और साथ ही साथ आप अभी ये अगर ये सोच रहे होंगे कि स्कैंडिनेविया ये यहाँ पे कहाँ पे है, कौन सा ये देश है, आज तो हम नहीं सुन रहे हैं इसके बारे में कुछ भी, न्यूज़ कहीं से कुछ नहीं सुन रहे हैं। तो देखो आज के समय में जो नॉर्वे है, जो स्वीडन है, उसके बाद जो डेनमार्क है, ये जो है ये किसके नाम से जाना जाता है, मतलब ये जो है स्कैंडिनेविया कंट्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये तीनों कंट्री मिला के, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये तीनों मिला के स्कैंडिनेवियन कंट्री हो जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि फॉरेन का भी इन्फ्लुएंस था ओल्ड इंग्लिश पे, और ये मेन जो है इन सब का था। तो इसमें यहाँ पे फ्रेंच का थोड़ा सा कम था और इन दोनों का बहुत ज़्यादा था। आगे यहाँ पे देखिए मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश, मतलब पांडुलिपि किसका, ओल्ड इंग्लिश का। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे अब इसके बारे में बात करते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, हस्तलिपि को कहते हैं, जो हाथ से लिखी हुई है। देखिए क्या हुआ कि ओल्ड इंग्लिश जो था, पीरियड जो था, उस समय बोल सकते हैं कि लिटरेचर वगैरह, ज़्यादा साहित्य वगैरह नहीं लिखा गया इसमें। तो अभी जो कुछ अवेलेबल है वो हाथ से लिखी हुई कुछ कुछ चीज़ें हैं ओल्ड इंग्लिश का, वो अभी रखा गया है, उसको संग्रहित करके रखा गया है। देखिए मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है, उस दस्तावेज को मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं जो व्यक्ति या उनके लोगों द्वारा हाथ से लिखी गई हो, जिसे हस्तलिखित पत्र या हस्तलिखित पत्र कहते हैं। प्रिंट किया हुआ या किसी अन्य विधि से, किसी दूसरे दस्तावेज से यांत्रिक विद्युत रीति से नकल करके तैयार सामग्री को पांडुलिपि नहीं कहते हैं। बिल्कुल, अगर आप ये सोचेंगे कि हम एक पेपर है जिस पे हाथ से लिखा गया और उसको प्रिंट आउट करवा के रख लेते हैं, तो वो हस्तलिपि के अंतर्गत नहीं आएगी, मैन्युस्क्रिप्ट के अंतर्गत नहीं आएगी। मैन्युस्क्रिप्ट वो होती है जो हाथ से लिखी जाती है। अब यहाँ पे उसके बारे में बात करते हैं कि ओल्ड इंग्लिश के मैन्युस्क्रिप्ट क्या है, ओल्ड इंग्लिश के मैन्युस्क्रिप्ट क्या है। तो देखिए यहाँ पे ओल्ड इसके यहाँ पे देखिए मैन्युस्क्रिप्ट तो आप समझ गए कि हाथ से लिखी हुई कुछ पुस्तक। तो आज ओल्ड इंग्लिश का कुछ प्रमुख पुस्तक है जो हाथ से लिखी हुई है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे 4 पुस्तक आपके बुक में दिया गया है, जिसको आपको याद करके रखना है कि ये ओल्ड इंग्लिश का मैन्युस्क्रिप्ट है। पहला यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहला हमारे पास क्या हो जाता है, बेओवुल्फ हो जाएगी, दी बेओवुल्फ, और उसके बाद हो जाएगी दी जूनियस, दी जूनियस यहाँ पे हो जाएगी, और उसके बाद तीसरा हो जाएगा क्या चीज़, दी एग्जेटर बुक, दी एग्जेटर बुक। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगी दी वर्सेली बुक। यहाँ पे ये 4 जो है मैन्युस्क्रिप्ट है किसके, ओल्ड इंग्लिश के, ये आप याद रखिएगा। क्या क्या चीज़, बेओवुल्फ पहला, दूसरा यहाँ पे है दी जूनियस, उसके बाद है दी एग्जेटर बुक, उसके बाद है दी वर्सेली बुक। यहाँ पे ये 4 मैन्युस्क्रिप्ट है। अब आगे यहाँ पे देखिए क्या है, गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का, साहित्य का गोल्डन पीरियड कौन सा था, तो देखिए द पीरियड ऑफ किंग अल्फ्रेड। किंग अल्फ्रेड का समय जो था
कॉल्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। किंग अल्फ्रेड का समय जो है वो गोल्डन पीरियड कहलाता है क्या चीज, इंग्लिश साहित्य का, लिटरेचर का। बिकॉज क्योंकि ही ट्रांसलेटेड लैटिन वर्क्स इनटू, यहाँ पे इनटू होगा, यहाँ पे इनटू होगा, ठीक है, इनटू वेस्ट सेक्शन। मतलब यहाँ पे वो क्या किए, किंग अल्फ्रेड जो थे वो क्या किए, बहुत सारे लैटिन के जो वर्क थे, जो कि मतलब पोएम थे, उसके बाद जो स्टोरी थी, लिटरेचर थी, उस सब को क्या किए, ये बहुत सारे विद्वान को लाए और उसको बोले कि भाई तुम इसको ट्रांसलेट करो। कौन सा लैंग्वेज में, तो ये हमारा ओल्ड इंग्लिश में ट्रांसपोर्ट करो, मतलब ट्रांसलेट करो, वेस्ट सेक्शन में तुम ट्रांसलेट करो। तो वेस्ट सेक्शन क्या है, तो ये ओल्ड इंग्लिश का डायलेक्ट है, जो कि हमें आपको जस्ट ऊपर बताए हैं ओल्ड इंग्लिश के डायलेक्ट में। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपका पूरा ओल्ड इंग्लिश अच्छे से कंप्लीट होती है। अब हम लोग देखेंगे अगला चैप्टर को। चलिए दोस्तों, अब हम लोग का सेकंड चैप्टर आ जाती है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। अभी तक हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश में क्या क्या चीज पढ़ चुके हैं, सबसे पहले तो चलिए हम वो जान लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे ये सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे से समझाएंगे। यहाँ पे सेकंड चैप्टर कोई बड़ा चैप्टर नहीं है। देखिए, सबसे पहले आपको क्लास 12 स्टोरी ऑफ इंग्लिश में 6 चैप्टर्स पढ़ना है। पहला चैप्टर स्टोरी ऑफ इंग्लिश में ओल्ड इंग्लिश जो है ये कंप्लीट हो चुका है। हमारा यहाँ पे पहला चैप्टर ओल्ड इंग्लिश खत्म हो चुका है। अभी हम लोग को देखना क्या चीज है, मिडिल इंग्लिश। पहले चलिए मिडिल इंग्लिश को जानते हैं, छोटा सा चैप्टर है, और उसके बाद हम लोग मॉडर्न इंग्लिश की तरफ बढ़ेंगे और उसको भी बहुत अच्छे से जानेंगे। बस आप लोग को क्या करना है, पूरा माइंड कंसंट्रेट करके देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे इससे सवाल रहती है, तो इसलिए देखिए पहले इसको अच्छे से। और देखिए यहाँ पे क्या है कि एडी 1066 से 1150 तक फ्रेंच भाषा ज़्यादातर जगह बोली जाने लगी। जैसे कि आपको पता होगा एडी 449 से कब तक, 1066 तक क्या हुआ था, यहाँ तक क्या हुआ था, हमारा ओल्ड इंग्लिश चला। और उसके बाद क्या हुआ कि जो जर्मन टाइप्स के लोग थे उनको आपस में फूट हो गई, और उसका फ़ायदा उठाते हुए फ्रेंच के जो लोग थे वो, मतलब फ्रेंच के लोग आक्रमण किए किस पे, इंग्लैंड पे। तो उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे वो शासन करने लगे फ्रेंच के लोग, और उसी के कारण क्या हुआ, वहाँ पे फ्रेंच को थोप दिया गया, मतलब फ्रेंच भाषा सब बोलने लगे वहाँ पर। पूरे स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, ये सब जगह फ्रेंच भाषा बोली जाने लगी, और उससे क्या हुआ, इंग्लिश खत्म हो गया। तो मतलब 1066 में जो इंग्लिश खत्म हुआ ना, तो उसके बाद क्या हुआ कि 1066 से लेके 1150 तक फ्रेंच भाषा ज़्यादातर जगह बोली जाने लगी। और फिर क्या हुआ कि 1150 में जब फ्रेंच भाषा का ख़त्म होने वाला था, यहाँ पे क्या हुआ, 1150 में वहाँ के पादरियों को लगा कि इंग्लिश का वजूद खत्म हो जाएगी, मतलब इंग्लिश तो अब खत्म हो जाएगी, ऐसा लगा वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स को, बुद्धिजीवी लोगों को ऐसा लगा। इसलिए इंग्लिश में स्पीच देना, उपदेश देना शुरू किया। समझिए 449 से लेके 1066 तक, इतने 100 सालों तक अगर कोई व्यक्ति अगर एक लैंग्वेज बोल रहा है, अगर उस लैंग्वेज को कम्प्लीटली हटा दिया जाए तो वो जो कनेक्टेड रहेगा अपना लैंग्वेज से, तो वो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे ही पादरियों को लगा, उसके बाद जो बुद्धिजीवी लोग थे उन सबको लगा कि नहीं, इंग्लिश का तो ऐसे में वजूद ही खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद क्या किया कि इंग्लिश में स्पीच देना, उपदेश देना शुरू किया, और इस प्रकार मिडिल इंग्लिश की शुरुआत हुई। तो ऑरिजिन इसका कैसे हुआ ये समझ में आ गया। उसके बाद देखिए कब हुआ इसका ऑरिजिन, तो पीरियड इसका कहा जाता है द पीरियड ऑफ मिडिल इंग्लिश इज फ्रॉम 1150 टू 1500, मतलब 1150 से लेके 1500 तक यहाँ का जो पीरियड है उसको कहते हैं मिडिल इंग्लिश का पीरियड। समझ में आ गया, अच्छे से हो गया हुआ क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या है आगे, यहाँ पे बेसिकली क्या है, टू सिग्निफिकेंट इवेंट ऑफ मिडिल इंग्लिश। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है खास, विशेष, महत्वपूर्ण। तो कुछ महत्वपूर्ण इवेंट हुआ मिडिल इंग्लिश के साथ, तो वो कौन कौन से हैं चलिए उसके बारे में जानते हैं। टू सिग्निफिकेंट इवेंट, तो देखिए पहला है हमारे पास द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, मतलब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आया देश में, हर एक जगह अब क्या हो गया, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का बढ़ावा मिलने लगा। उसके बाद द ग्रेट वोवेल शिफ्ट आया। तो ये दो क्या हुआ, सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ मिडिल इंग्लिश में। अब आप बोलोगे कि भैया ये क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। आइए ना अभी हम लोग जानते हैं, फिर इसके बारे में भी जानेंगे द ग्रेट वोवेल शिफ्ट के बारे में। तो टू सिग्निफिकेंस इवेंट ऑफ मिडिल इंग्लिश, पहला है द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो आइए इसको समझते हैं। द प्रिंटिंग प्रेस सेट अप बाय, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ज्यादातर पूछी जाती है। द प्रिंटिंग प्रेस सेट अप बाय विलियम कैक्सटन इन
इंग्लैंड इन AD 1476। मतलब विलियम कैक्सटन जो थे ये यहाँ पे क्या किए, इंग्लैंड में ये प्रिंटिंग प्रेस क्या किए, वो बनाए, मतलब उसको सेटअप किए। कब? तो 1476 में। इट प्लेड ए हिस्टोरिक रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश। तो ये जो है मतलब बहुत ही ऐतिहासिक भूमिका निभाई किसमें, इंग्लिश को बढ़ावा देने में, डेवलप होने में, विकसित होने में ये जो प्रिंटिंग प्रेस है बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि द प्रिंटिंग प्रेस सेटअप बाय होम और वेयर, तो यहाँ पे विलियम कैक्सटन, और कहाँ पे, इंग्लैंड में, और कब? तो 1476 में। तो ये आप याद रखिएगा। अभी यहाँ पे देखिए ये बहुत ही ऐतिहासिक भूमिका निभाई अपनी जो इंग्लिश है उसको विकसित करने में, डेवलपमेंट करने में। और यहाँ पे देखिए आप खुद ही सोचिए, जब अगर प्रिंटिंग प्रेस नहीं रहता तो उस समय क्या स्थिति रहती। जैसे अगर मान लीजिए कोई एक राइटर है, अगर वो अपना किताब लिखा और वो अगर मान लीजिए किसी और व्यक्ति को चाहता है कि कोई और व्यक्ति भी ये किताब को पढ़ पाए, तो वो कैसे कर सकता है? या तो वो बैठ के लिखता रहे, मतलब 10-15 कॉपी बनाएगा, उसको लिखेगा पूरा किताब, और फिर दूसरा किताब दूसरे व्यक्ति को देगा, तब जाके पूरा हाथ से लिख के देगा ना, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस तो था ही नहीं, ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी ही नहीं था जिससे क्या होगा, एक पेज पे जो लिखा हुआ है वही सेम ऑटोमेटिक दूसरे पेज पे आ जाए। तो ये पहले था ही नहीं, तो ये दिक्कत होती थी। मतलब मानिए कोई अगर कोई कवि लिख रहे हैं तो उनका कविता, जो उनकी पोएट्री है, वो और भी लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। और जब ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आया तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो यहाँ पे मतलब समझिए मिडिल इंग्लिश के समय में हर एक राइटर, हर एक सबको लगा कि नहीं, अब तो जो हम लिखेंगे उसको कई सारे लोग पढ़ सकते हैं, अच्छा लगेगा सभी को। तो अब क्या हुआ, उनको बढ़ावा मिला, और वो काफ़ी, ये जो है मिडिल इंग्लिश ना बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है इंग्लिश को बनाने में, और उसको मिडिल इंग्लिश को बनाने में सबसे बड़ा हाथ है यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस का। अब अगला यहाँ पे देखिए क्या है, ग्रेट वोवेल शिफ्ट। यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंस इवेंट था ना, तो पहला तो हम लोग जान गए कि महत्वपूर्ण इवेंट हुआ मिडिल इंग्लिश के साथ। पहला तो आया क्या चीज, द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, मतलब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आया, पहला तो सिग्निफिकेंस इवेंट ये हुआ। दूसरा हुआ द ग्रेट वोवेल शिफ्ट। ये क्या होता है, तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। देखिए, द ग्रेट वोवेल शिफ्ट इन्वॉल्व्ड ए सीरीज ऑफ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द इंग्लिश लॉन्ग वोवेल्स। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ग्रेट वोवेल शिफ्ट जो है, ये क्या हुआ, ये प्रोनाउंसिएशन जो था ना वोवेल का, बड़ा इंग्लिश का जो वोवेल्स हुआ करता था, वोवेल से बना हुआ शब्द जो होता था, उसके प्रोनाउंसिएशन में इसमें बहुत ज़्यादा सुधार किया गया। इट चेंजेस बिगिन इन अबाउट AD 1400 एंड वेयर फुल्ली एस्टेब्लिश्ड बाय एंड ऑफ द मिडिल इंग्लिश। मतलब इसकी शुरुआत, किसकी शुरुआत, ग्रेट वोवेल शिफ्ट की शुरुआत जो है 1400 ईस्वी में हुआ, और ये जो है मिडिल इंग्लिश को खत्म होते होते अंत तक ये पूरा एस्टेब्लिश्ड, अच्छे से स्थापित हो गया। अब देखो इसमें क्या होता था, वोवेल्स क्या होता है, A-E-I-O, ये होता है A-E-I-O-U, ये होता है 5 वोवेल, पता है। तो इस सब का जो मतलब वर्ड मीनिंग जो होता था ना, वर्ड जो बनाता था, इससे सब जो बनता था, उसका प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज़्यादा सुधार किया गया मिडिल इंग्लिश में। तो ये 2 सिग्निफिकेंस इवेंट था, पहला तो एक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और दूसरा ग्रेट वोवेल शिफ्ट। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला यहाँ पे हमारे पास है क्या, डायलेक्ट ऑफ मिडिल इंग्लिश, मतलब बोली जो होता है, बोलचाल, बोलने का तरीका, ये बोली जो बेसिकली होता है मिडिल इंग्लिश का, कितने हैं वो उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, डायलेक्ट ऑफ मिडिल इंग्लिश डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। मतलब ये जो है ना डायलेक्ट जो है मिडिल इंग्लिश का, वो 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आपको बताए थे कि ओल्ड इंग्लिश में क्या था, 4 पार्ट में डिवाइड था। पहला था क्या था, नॉर्थम्ब्रियन, वेस्ट सेक्शन, कैंथिस्ट और अमेरिकन। ये यहाँ पे 4 जो क्या था डायलेक्ट था ओल्ड इंग्लिश में। लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं मिडिल इंग्लिश का, तो मिडिल इंग्लिश में बेसिकली यहाँ पे 5 डायलेक्ट होते हैं। जैसे देखिए, नॉर्थम्ब्रियन था, वो बाद में चेंज होकर नॉर्थर्न बन गया। वेस्ट सेक्शन था तो वो साउथर्न बन गया। कैंटिस था तो वो कैंटिस ही रह गया। और उसके बाद अमेरिकन जो था वो बन गया ईस्ट मिडलैंड और वेस्ट मिडलैंड। तो यहाँ पे ये चेंज आई, क्या चीज़, ये जो है अमेरिकन जो था ये 2 में बदल गया, ईस्ट और वेस्ट मिडलैंड। और बाकी नॉर्थम्ब्रियन, तो यहाँ पे नॉर्थ तो नॉर्थर्न हो गया। वेस्ट सेक्शन, तो यहाँ पे सेक्शन है तो ये साउथर्न बन गया। कैंटिस, वो कैंटिस ही रह गया। और अमेरिकन जो है ईस्ट मिडलैंड और वेस्ट मिडलैंड, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली ओल्ड इंग्लिश में 4 डायलेक्ट और मिडिल इंग्लिश में 5 डायलेक्ट होते हैं। और वही जो है ये अपना मॉडर्न इंग्लिश जो है इसमें कोई डायलेक्ट नहीं होते हैं।
तो यहाँ पे अब चलिए आगे देखिए इसमें क्या है। देखिए आगे यहाँ पे आपको देखना है मॉडर्न इंग्लिश हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा आज मॉडर्न इंग्लिश जो अभी हम लोग बोल रहे हैं 1500 से लेके अभी तक टिल नाउ, अभी तक हम जो बोल रहे हैं ये हमारा मॉडर्न इंग्लिश है। और मॉडर्न इंग्लिश कहाँ से आया है, तो वो आया है क्या चीज़ से, ईस्ट मिडलैंड से। मतलब ये अमेरिकन जो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, ईस्ट मिडलैंड और वेस्ट मिडलैंड, तो यहाँ पे वो आया है ईस्ट मिडलैंड से, क्या चीज, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से। तो ये आपको याद हो गई। उसके बाद आगे यहाँ पे देखिए वेल नॉन वर्क्स ऑफ दीज राइटर्स, मतलब कुछ राइटर्स ऐसे हैं जो कि मिडिल इंग्लिश में बहुत अच्छे जाने जाते थे, वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे चौसर जी थे। कौन, चौसर जी। और यहाँ पे चौसर जी के बारे में अगर बात करें ना, तो ये लिखे हैं क्या चीज़, ये लिखे हैं द प्रोलॉग टू द सेंटरबरी टेल्स, द प्रोलॉग टू द सेंटरबरी टेल्स। और उसके बाद लिखे हैं द सेंटरबरी टेल्स। ये दो यहाँ पे ये लिखे हैं कौन, चौसर जी लिखे हैं। तो ये द सेंटरबरी टेल्स कौन लिखे हैं, ऐसा कोई एग्जाम में प्रश्न आ सकती है। हु रोट द सेंटरबरी टेल्स, तो वहाँ पे आपको जवाब देना होगा कि चौसर लिखे हैं, चौसर। उसके बाद देखिए गोबर, देखिए इनका नाम गोबर है, ऑब्वियसली काम तो बहुत अच्छा है इनका। देखिए यहाँ पे क्या है कि गोबर जी क्या क्या लिखे हैं, तो गोबर जी लिखे हैं यहाँ पे मेडिटेंटिस और वॉक्स क्लेमेंटिस, ये लिखे हैं दो, ये हो गया मेडिटेंटिस और वॉक्स क्लेमेंटिस। और उसके बाद जो है क्या है कॉन्फेसियो एमेंटिस। तो ये यहाँ पे कुछ तीन जो है ये लिखे हैं, मतलब अपना जो है मतलब इनका जो लेख है वो यहाँ पे हम लोग देख लिया, रचना जो है उसको हम लोग जान गए। उसके बाद देखिए है लंगलैंड, यहाँ पे है लंगलैंड, ये क्या है, तो देखिए इसमें ये यहाँ पे क्या क्या लिखे हैं, गोबर जी तो वो सब लिखे। लंगलैंड यहाँ पे क्या लिखे हैं, तो देखिए पियर्स टू द प्लोमैन, यहाँ पे लंगलैंड लिखे हैं। और वही यहाँ पे क्या है वाइक्लिफ, यहाँ पे क्या लिखे हैं, बाइबल को ट्रांसलेट किए हैं इंग्लिश में, मिडिल इंग्लिश में यहाँ पे ये ट्रांसफर कर दिए वाइक्लिफ बाइबल को इंग्लिश में। ठीक है, तो याद रहना चाहिए ये सब। अब देखिए यहाँ पे कुछ एक नोट है जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। वो ये है कि देखिए जियोफरी चौसर, ये इनका पूरा नाम जो है जियोफरी चौसर है। जियोफरी चौसर जी जो है वो क्या है, इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। मतलब यहाँ पे चौसर जी जो हैं वो इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश पोइट्री के फादर कहलाते हैं। चौसर जो है इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश पोइट्री के यहाँ पे वो क्या कहलाते हैं, फादर कहलाते हैं, पिता कहलाते हैं। तो याद रहेगी। अगला यहाँ पे देखिए और चौसर जी की क्या क्या रचना है ये भी याद रखना है, द सेंटरबरी टेल्स। उसके बाद देखिए बाइबल को ट्रांसलेट इंग्लिश में कौन करवाया, वाइक्लिफ, जो कि आपको हम यहाँ पे बता चुके हैं। ठीक है, तो इसी के साथ में आपका प्रॉपर मिडिल इंग्लिश भी कंप्लीट हो जाती है, अच्छे से आपको सारा चीज़ हम बता दिए हैं। अब दोस्तों हम लोग का यहाँ पे अगला जो चैप्टर आ जाती है उसका नाम है मॉडर्न इंग्लिश। देखिए अभी तक हम लोग ओल्ड इंग्लिश को देख चुके हैं, मिडिल इंग्लिश को देख चुके हैं, अभी हम लोग का यहाँ पे तीसरा चैप्टर है मॉडर्न इंग्लिश। आइए इसको भी काफ़ी अच्छे से समझते हैं, सब कुछ अच्छे से क्लियर कर देंगे। और देखिए आपके स्टोरी ऑफ इंग्लिश ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए घबराना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जब आप इस क्लास को आज देख लोगे ना, मतलब कहीं से कोई डाउट नहीं होगी। चलिए यहाँ पे मॉडर्न इंग्लिश जो है इसकी शुरुआत हम लोग अब कर देते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे पहला जो लाइन क्या है, यहाँ पे बोला गया है द इंग्लिश फ्रॉम 15th सेंचुरी टिल नाउ इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश। मतलब द इंग्लिश फ्रॉम 15th सेंचुरी टू टिल नाउ इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश। मतलब जो 15वीं शताब्दी से अभी तक जो चल रही है इंग्लिश उसको कहते हैं मॉडर्न इंग्लिश। 15वीं शताब्दी क्या होता है, 15वीं शताब्दी होता है, इसको बोल सकते हैं 1401 से यहाँ पे जो हमारा सन जो चल रहा है उससे उसको कहते हैं 15वीं शताब्दी। लेकिन भैया आप तो बताए थे कि मतलब जो ओल्ड इंग्लिश था उसका पीरियड था 449 से लेके 1066, और उसके बाद मिडिल इंग्लिश का बताए थे 1150 से लेके 1500 तक बताए थे आप। और यहाँ पे तो आप बोल रहे 15th सेंचुरी का मतलब होता है 1401 से स्टार्ट ऐसे। तो देखो बेसिकली यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे ये होता है कि ऑलमोस्ट में ये बताया जाता है 15th सेंचुरी। ऐसा तो नहीं है ना कि एक डेट मान लीजिए आज 1 जनवरी,
आज से हमारा खत्म हो जाएगा क्या चीज़, ओल्ड इंग्लिश, अब से मिडिल इंग्लिश स्टार्ट होगा, ऐसा तो कोई नहीं होता है ना। तो इसलिए यहाँ पे डेट जो है थोड़ा बहुत इधर रहता है, लेकिन आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है 15 सेंचुरी से अभी तक जो हम लोग का इंग्लिश चल रहा है उसको कहते हैं मॉडर्न इंग्लिश। और साथ ही साथ अगर एग्जैक्टली आपको ईस्वी याद रखना है, कौन से ईयर याद रखना है, तो पीरियड इसका देखिए, द पीरियड ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इज फ्रॉम 1500 टू टिल नाउ। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, क्योंकि हमारा मिडिल इंग्लिश खत्म होता है कब, 1150 से स्टार्ट होता है और 1500 में खत्म होता है हमारा मिडिल इंग्लिश। तो यहाँ पे 1500 से हमारा मॉडर्न इंग्लिश स्टार्ट हो जाएगा, 1500 से अभी तक टिल नाउ, यहाँ तक हम लोग का चल रहा है अभी मॉडर्न इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि दिस पीरियड इज डिवाइडेड इनटू मॉडर्न इंग्लिश 1 एंड 2। मतलब ये जो हमारा इंग्लिश ये मॉडर्न इंग्लिश है, इसको दो पीरियड में डिवाइड किया गया। पहला ये जो है मॉडर्न इंग्लिश 1 और मॉडर्न इंग्लिश 2 ऑन द बेसिस ऑफ सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। देखिए ये इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि सोशल, सामाजिक, टेक्नोलॉजी, तकनीकी और पॉलिटिकल, राजनीतिक, ये सब में क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे सुधार हुआ और इसके कारण कई सारे चेंजेस आए। तो इसको लेके यहाँ पे इसके भी पीरियड को, जो मॉडर्न इंग्लिश है, इसके भी पीरियड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मॉडर्न इंग्लिश 1 और मॉडर्न इंग्लिश 2। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे पहला है द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश 1 वाज लार्जली हेल्प्ड बाय। मतलब जो मॉडर्न इंग्लिश है उसका डेवलपमेंट तब हुआ जब इसको क्या चीज़ ज़्यादा तब हुआ जब इसको हेल्प मिला किससे, इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन 1476। आपको पिछले मिडिल इंग्लिश में बताए थे ना कि जब जो है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई 1476 में, उसके बाद जो है मतलब बहुत ज़्यादा मतलब क्या हुआ कि बुक वगैरह छपने लगी। जो मान लीजिए आपके पास एक पेपर है, उस पर आप अगर कुछ हाथ से लिखे हुए हैं तो उसका आप प्रिंट करवा सकते हैं, उसका प्रिंट सेम एज दूसरे पेपर में उतरवा सकते हैं। जैसे आज फोटो स्टेट होता है, फोटो कॉपी होता है, तो वो पहले तो ये नहीं थी ना। तो इसके कारण क्या होता था, जो भी लेखक कुछ भी लिखते थे तो वो बस अपने हाथ से जो लिखते थे बस वहीं तक वो सीमित रहता था। अगर किसी व्यक्ति को वही चीज़ पढ़ना है तो या तो उस लेखक को दोबारा फिर से वही चीज़ लिखना पड़ता था अपने हाथ से, और नहीं तो सेम जो लिखे हैं वही सीधा कॉपी के उठा के उनको दे देना होता था। तो ये एक दिक्कत हुआ करती थी। लेकिन जब से ये मान लीजिए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ गया, जैसे अगर एक बुक हम लिखे तो बस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से दूसरा बुक सेम इट इज हम निकाल दिए, तो ये हो गई। अब इस दूसरा बुक से तीसरा बुक, चौथा बुक, ऐसे बनते गया, अलग अलग लोग इसको पढ़ते गए। तो ये हो गया कि लेखक फेमस होने लगे और इससे क्या होगा, लेखक को पैसा भी मिलने लगा, पैसा भी कमाने लगे। तो बहुत सारा चीज़ यहाँ पे आती है निकल के बाद कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बाद मॉडर्न इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प मिला मॉडर्न इंग्लिश को डेवलपमेंट में। तो बेसिकली यहाँ पे ये हो जाती है। उसके बाद देखिए मॉडर्न इंग्लिश, आगे यहाँ पे क्या है, मॉडर्न इंग्लिश borrowed from a word from Latin, French, Greek, Italian, Spanish and other languages rapidly to express new ideas and techniques। मतलब यहाँ पे मॉडर्न इंग्लिश जो है बहुत सारा वर्ड जो है बोरो किया दूसरे भाषा से, मतलब दूसरे अदर लैंग्वेज से। यहाँ पे ये क्या किया, शब्द को लिया, जैसे लैटिन भाषा, फ्रेंच भाषा, ग्रीक भाषा, इटालियन, स्पेनिश, इन सब भाषा से वो कुछ कुछ वर्ड को उठाया और उसको अपने में मतलब मॉडर्न इंग्लिश में वो साथ में ले लिया, मॉडर्न इंग्लिश में वो डाल दिया। और क्यों ये डाला, क्योंकि वो उससे नया आइडियाज़ और टेक्निक को एक्सप्रेस कर सके। जो नया जो मतलब मान लीजिए कोई भी आइडिया है और कोई भी टेक्निक्स है, उसको एक्सप्रेस अच्छे तरीके से करने के लिए वो मॉडर्न इंग्लिश में डाल दिया गया। तो यहाँ पे देखिए सम ऑफ द बोरो, यहाँ पे क्या है, सम ऑफ द बोरोइंग इन द 16th एंड 17th सेंचुरी। 16th एंड 17th सेंचुरी में जो कुछ बोरो किया गया वर्ड, उसका यहाँ पे लिस्ट है और बहुत ही अच्छा लिस्ट है। थोड़ा सा आप इसको अच्छे से समझिए। देखिए जैसे यहाँ पे लैटिन और ग्रीक भाषा से क्या लिया गया, एडप्ट, एप्रोप्रिएट, कैप्सूल, लूनर मतलब जिसको ग्रहण कहते हैं, और उसके बाद वायरसेस, अभी तो ऑब्वियसली कोविड वायरस वगैरह का सुने ही हैं। तो यहाँ पे ये सब क्या है कि लैटिन और ग्रीक वर्ड से क्या क्या लिया गया है, ये सारा वर्ड एडप्ट, एप्रोप्रिएट, कैप्सूल, लूनर, वायरस, ये सब लिया गया। उसके बाद देखिए सिर्फ लैटिन और ग्रीक से नहीं बल्कि फ्रेंच से भी लिया गया। फ्रेंच से लिया गया क्या चीज़, एलोए, बैटरी, चॉकलेट, पासपोर्ट, टिकट, ये सब शब्द लिया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी सब से लिया गया है, हिंदी से भी लिया गया है। हिंदी से देखिए गुरु, पंडित, सेपोए, सेपोए मतलब सिपाही होता है, सारी, उसके बाद ठग, ये सब लिया गया है हिंदी से। अरबिक से भी बहुत सारा शब्द लिया गया है, सुल्तान, शेख, ये सब लिया गया है
इटालियन से लिया गया है बहुत सारा चीज़, बालकनी, बैलट, सोनेट, सोनेट होता है 14 पंक्ति की कविता, आपको बताए थे, आपको बहुत अच्छे से ये समझाए हुए हैं, तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए फ्यूज़, ये सब हो जाती है। उसके बाद बहुत सारे ये सब जो लैंग्वेजेस ही हैं, तो ये सब लैंग्वेज यहाँ पे लिया गया है। और आगे यहाँ पे देखिए, जैसे अगर हम बात करें तुर्किश की बात करें, तो तुर्किश से देखिए कॉफ़ी लिया गया है, कॉफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, अफ्रीकन्स, तो अफ्रीकन्स से यहाँ पे ट्रैक शब्द लिया गया है। उसके बाद डच से यहाँ पे क्या लिया गया है, यहाँ पे लैंडस्केप लिया गया है, स्लिम लिया गया है, इल्स लिया गया है। स्पेनिश यहाँ पे बनाना, कॉकरोच, गिटार, यहाँ पे पटेटो, ये सब लिया गया है। उसके बाद पार्सियन से भी यहाँ पे लिया गया बाजार, सोफा, ये सब उसके बाद किस्मेट, ये सब जो है कहाँ से लिया गया, पार्सियन से। मतलब यहाँ पे अलग अलग इतने सारे जो लैंग्वेजेस के लिस्ट हैं, इस सब से यहाँ पे ये सब शब्द लिया गया है। और देखिए यहाँ पे ये पूरी लिस्ट नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा शब्द लिए गए हैं, बल्कि यहाँ पे ये सब तो छोटा सा सम ऑफ दी बोरोइंग, मतलब कुछ यहाँ पे बोरोइंग शब्द जो है 16 और 17 में लिया गया था, उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड जो थी वो यहाँ पे लिखा गया है। तो आपको समझ में आ गया कि बहुत सारे शब्द क्या हुआ, मॉडर्न इंग्लिश में दूसरे भाषा से लिया गया। उसके बाद आगे यहाँ पे देखिए क्या है, आगे यहाँ पे है वी नो लिटरली, यहाँ पे क्या है, वी नो लिटररी वर्क ऑफ दिस पीरियड, मतलब यहाँ पे क्या है कि आपको बेसिकली क्या है कि बहुत सारे ऐसे राइटर्स आए जो कि बहुत यहाँ पे रचना किए, और बहुत से लोग क्या हुए, बहुत से रचना करने लगे। क्योंकि देखिए पहले तो बहुत दिक्कत होती थी, जब एक बार कोई किताब लिखा गया तो वो बस वहीं तक रहता था, उसको कोई और व्यक्ति पढ़ नहीं सकता था, क्योंकि फिर से कोई और व्यक्ति को देने के लिए फिर से लिखना पड़ता था। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में क्या हुआ, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वगैरह सब आ गया, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि मतलब अगर मान लीजिए एक कॉपी कोई हाथ से लिखा, तो उसको जो है अब अलग अलग प्रिंट आउट निकाल के अलग अलग लोगों तक मतलब कॉपी उसका पहुंच जाता है, तो आराम से सब लोग पढ़ लेते हैं। तो इसके कारण क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे राइटर्स आए, बहुत ज़्यादा रचनाएं हुए, बहुत सारे वर्क हुए। तो यहाँ पे इसके बारे में आप जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एडमंड स्पेनर, क्या है, एडमंड स्पेनर जो है यहाँ पे क्या लिखे, फेरी क्वीन लिखे। फेरी क्वीन को कौन लिखे, एडमंड स्पेंसर। तो ये ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि फेरी क्वीन को कौन लिखे हैं, तो एडमंड स्पेंसर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगी, ऐसा यहाँ पे रहेगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे है क्या चीज़, अगला है हमारे पास यहाँ पे क्रिस्टफर, यहाँ पे जो है हमारे पास जैसे देख रहे हैं डॉक्टर, क्या है हमारे पास, डॉक्टर फोस्टस। ये जो रचना है इसको कौन लिखे हैं, इसको लिखे हैं क्रिस्टोफर मार्लोव। ये हमारे पास है क्रिस्टोफर मार्लोव। ऐसे आपके सवाल एग्जाम में रहती है कि डॉक्टर फोस्टस, ये जो डॉक्टर फोस्टस है इसको कौन लिखे हैं, तो इसको लिखे हैं कौन, क्रिस्टोफर मार्लोव, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद देखिए ऐसे जो है, ऐसे इसको कौन लिखे हैं, इसको लिखे हैं फ्रांसिस बैकन इसको लिखे हैं। उसके बाद वॉल्वेन यहाँ पे कौन लिखे हैं, ये जो है वॉल्पोन, इसको कौन लिखे हैं, वॉल्पोन को इसको लिखे हैं बेन जॉनसन जी। तो ये सब बेन जॉनसन के बारे में ऑब्वियसली आपको पता ही होगा। उसके बाद देखिए शेक्सपियर यहाँ पे क्या क्या लिखे हैं, किंग लियर लिखे हैं, उसके बाद लिखे हैं ओथेलो, उसके बाद मैकबेथ लिखे हैं, उसके बाद लिखे हैं उसके बाद आगे लिखे हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस इटीसी। यहाँ पे शेक्सपियर भी बहुत सारे रचनाएं को लिखे हैं, तो ये सब आपको पता हो गई होगी। अब यहाँ पे कुछ और बातें आती है जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है, चलिए उसको भी समझ लेते हैं। देखिए क्या है, 18th सेंचुरी इज आल्सो नॉन एज द ऑगस्टन एज, मतलब यहाँ पे 18th सेंचुरी की एज को हम लोग क्या कहते हैं, ऑगस्टन एज कहते हैं। क्या चीज़, ऑगस्टन एज। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा, जैसे हम लोग जानते हैं कि भक्ति काल, रीति काल, ये सब काल जो है हिंदी में, उसी तरीके से ऑगस्टन एज यहाँ पे इंग्लिश में होती है। 18th सेंचुरी को हम लोग ऑगस्टन एज के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, और ये सब जो पोइट हैं, ये सब ऑथर जो थे, ये एलिजाबेथ के समय के ऑथर हैं। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ऐसा भी सवाल आ सकता है कि शेक्सपियर कौन से मतलब किसके काल के थे, तो आप वो चीज़ लिख सकते हैं, एलिजाबेथ एज के वो थे। और आगे यहाँ पे देखिए 18th सेंचुरी इज आल्सो नॉन एज ऑगस्टन एज। फिर आगे यहाँ पे है इन 1755 डॉक्टर सैमुअल जॉनसन रोट द फर्स्ट डिक्शनरी ऑफ द वर्ड नेम
ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब क्या हुआ कि बहुत सारी दिक्कतें होती थी पहले की, मतलब इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। बहुत सारे लैंग्वेज थी, लैटिन थी, उसके बाद ग्रीक थी, इटालियन थी, फ्रेंच थी, इतना सारा लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। और इंग्लिश का प्रॉपर लैंग्वेज कौन सा है, तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि ये जो है 1775 में यहाँ पे ये जो है सैमुअल जॉनसन जो है ये क्या किए, एक पहला डिक्शनरी बनाए जिसका नाम रखे ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज का वो डिक्शनरी बनाया और उसमें कितना 40,000 वर्ड उसमें वो लिखे, 40,000 वर्ड लिखे, मतलब जो दूसरे भाषा से था और उसका मतलब इंग्लिश में क्या होता था वो सारा चीज़ उसमें लिखे और उसका नाम यहाँ पे दिए ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, याद हो गया। ये कौन किए, तो ये 1755 में किए सैमुअल जॉनसन। ठीक है, नाम याद रखिएगा। अगला यहाँ पे देखिए क्या है, सम बुक्स ऑफ ग्रामर वेर आल्सो रिटन बाय 18th सेंचुरी ग्रामेरियन। तो यहाँ पे देखिए 18वीं सेंचुरी में बहुत सारे ग्रामियन भी आए, मतलब जो कि ग्रामर के बारे में लिखते थे, वो सब भी यहाँ पे बहुत सारी रचनाएं किए। मेनली ग्रामर में बहुत ज़्यादा सुधार हुई और बेसिक जो फंडा था ना, बेसिक कंसेप्ट जो था उसको चेंज नहीं करते हुए, बल्कि थोड़ा बहुत कुछ चेंज जहाँ जो इंपॉर्टेंट लगी, जिसके कारण इंग्लिश आसान हो सकती थी, वो सारा ग्रामेटिकल चेंजेस की गई। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है कि विलियम लॉन्गटन जो है, विलियम लॉन्गटन ये लिखे हैं प्रैक्टिकल ग्रामर ऑफ द इंग्लिश टंग। तो यहाँ पे ये लिखे हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास अगला जो है जोसेफ प्रिस्टले, हमारे पास जोसेफ प्रिस्टले हैं। ये क्या किए हैं, तो ये क्या लिखे हैं ग्रामर में, क्या चीज़, द रूडिमेंट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ये लिखे हैं। उसके बाद देखिए रॉबर्ट लोथ आते हैं, और ये क्या किए हैं ग्रामर में, शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू द इंग्लिश ग्रामर, ये लिखे हैं। उसके बाद आगे हमारे पास आती है क्या चीज़, आगे आती है जेम्स बुचैनन। तो यहाँ पे ये क्या लिखे हैं, द ब्रिटिश ग्रामर लिखे हैं। उसके बाद देखिए लिंडले, हमारे पास यहाँ पे क्या है, लिंडले मुर्रे यहाँ पे क्या लिखे हैं, इंग्लिश ग्रामर को लिखे हैं। मतलब यहाँ पे बेसिकली देखिए आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि द ब्रिटिश ग्रामर कौन लिखे हैं, तो आपको याद रखना है कि जेम्स बुचैनन यहाँ पे लिखे हैं। ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है प्रैक्टिकल ग्रामर ऑफ द इंग्लिश टंग, ये कौन लिखे हैं, तो यहाँ पे इसको लिखे हैं कौन, विलियम लॉन्गस्टन। तो ये आपको याद रखना होगा। तो इसलिए ये सब इंपॉर्टेंट यहाँ पे सारा चीज़ आपको कवर अप करवाते जा रहे हैं। तो उम्मीद है सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम अगले चैप्टर को शुरुआत करेंगे और अच्छे से सारी चीज़ों को देखेंगे। दोस्तों अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट जो चैप्टर आ जाती है उसका नाम है इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। अभी तक यहाँ पे सारे चैप्टर्स कंप्लीट करते चल रहे हैं और ऐसे ही आज पूरे अच्छे से यहाँ पे स्टोरी ऑफ इंग्लिश कंप्लीट कर लेंगे। जो हम ठाने हैं कि आज एक ही क्लास में सारे टॉपिक्स को, सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर ले, तो बिल्कुल वो करके दिखाएंगे। और आप लोग को बस बने रहना है, ये नहीं कि जब हम आपके लिए मेहनत करने को तैयार हैं तो मतलब आप पीछे हट जाओ, आप आधा क्लास में छोड़ के चले जाओ, ऐसा नहीं करना है। बल्कि पूरे क्लासेस को अच्छे से देखना है, मेहनत करोगे तभी अच्छा मार्क्स आ पाएगा। तो इसलिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश वैसे तो 10 से 12 मार्क्स का सवाल इससे रहता ही है, तो मतलब देखना चाहिए। ऑब्वियसली जब आप एक समरी वगैरह याद करने के लिए उतना मेहनत करते हैं, तो ये जब आप थोड़ा सा देख लेते हैं तो आपका पूरा क्लियर ही हो जाएगा। तो थोड़ा सा मेहनत इधर कर लीजिए। चलिए अभी यहाँ पे बात करेंगे क्या चीज़, इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज के बारे में। देखिए हमारे पास पहला जो यहाँ पे क्या है सेंटेंस, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल और वर्ल्ड लैंग्वेज टुडे। आज इंग्लिश क्या है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुका है, पूरा विश्व का यहाँ पे ये भाषा बन चुका है, वर्ल्ड लैंग्वेज ये बन चुका है इंग्लिश। और ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो बहुत सारे रीजन है। मतलब हम लोग इतिहास पढ़ते आए हैं किसका, इंग्लिश का, मतलब हिस्ट्री पढ़े हैं इंग्लिश का, गजब है। तो देखो हम लोग इंग्लिश के बारे में जाने हैं कि कैसे इंग्लिश की शुरुआत हुई, कैसे फ्रेंच लोग, जर्मन लोग वो सब जाके ब्रिटिश पे आक्रमण किए, वहाँ से कैसे कैसे इंग्लिश लैटिन वर्ड से, स्कैंडिनेवियन शब्दों से, और भी हिंदी शब्द से, पार्सियन से, इन सब से कैसे मतलब वर्ड को उठा के एक साथ करके इंग्लिश को बनाया। और इंग्लिश को धीरे धीरे प्रमोट करते 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 आज इंग्लिश एक ऐसा स्टेज पे आ चुका है जहाँ इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज यूज़ किया जाता है। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में यूज़ किया जाता है। इंग्लिश आज वर्ल्ड लैंग्वेज बन चुका है। आज यहाँ पे ये इंग्लिश हो चुका है, इतना बड़ा एक लैंग्वेज हो चुका है इंग्लिश। ऑब्वियसली हिंदी भी बहुत बड़ा है, लेकिन हाँ ये है कि इंग्लिश वर्ल्ड लैंग्वेज हो चुका है। तो चलो यहाँ पे बात करते हैं
इसी के बारे में, और बेसिकली इस चैप्टर में तो यही सारा चीज़ पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे जो है इट्स स्पीकर इट हैज़ डिवाइडेड इनटू 3 फॉर्म्स, मतलब देखिए इसके जो स्पीकर्स हैं इंग्लिश के वो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। मतलब स्पीकर इट हैज़ डिवाइडेड इनटू 3 फॉर्म्स, मतलब यहाँ पे इसके जो स्पीकर हैं, मतलब जो बोलने वाले लोग हैं इंग्लिश को, वो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड हैं। वो 3 फॉर्म में मतलब बोलते हैं, इंग्लिश को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या है, पहला तो कोई ऐसा होता है जो मदर टंग यानी फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में उपयोग करता है इंग्लिश का। दूसरा कोई होता है जो सेकंड लैंग्वेज के रूप में उपयोग करता है। तीसरा कोई होता है जो फॉरेन लैंग्वेज के रूप में उपयोग करता है। देखो मदर टंग और फर्स्ट लैंग्वेज ये क्या होती है, मदर टंग और फर्स्ट लैंग्वेज। तो देखो जो व्यक्ति जो कंट्री जो देश क्या करता है कि जब वो पहला मतलब हर एक लैंग्वेज में सबसे पहला प्रायोरिटी अगर कोई एक पार्टिकुलर भाषा को दे रहा है तो वो भाषा उसके लिए मदर टंग हो जाएगी। जैसे भारत की अगर बात करें तो भारत में हिंदी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हिंदी हमारी यहाँ पे क्या है, मदर टंग है, मातृभाषा है। फर्स्ट लैंग्वेज हमारा कौन सा है, हिंदी है। उसके बाद मदर टंग क्या होती है समझ गए। उसके बाद देखिए सेकंड लैंग्वेज क्या होती है, इसको समझिए। देखिए हिंदी तो हमारा फर्स्ट लैंग्वेज हो गया, मातृभाषा हो गया, लेकिन इंग्लिश भी हमारे यहाँ पे क्या है, सेकंड लैंग्वेज आती है, द्वितीय भाषा हम लोग इंग्लिश बोलते हैं। क्या चीज़, इंग्लिश हमारा द्वितीय भाषा है, सेकंड लैंग्वेज है, ये आपको याद रखना है। और ये सब चीज़ तो ऑलरेडी आपको पता ही होगा। जो मान लीजिए अभी यहाँ पे क्या है, इंग्लिश के बाद हिंदी के बाद यहाँ पे इंग्लिश का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा जगह किया जाता है। स्कूल कॉलेजेस यहाँ तक कि बहुत सारे सेमिनार्स वगैरह होते हैं, ट्रेड होती है, कमर्शियल चीज़ें होती है, बिजनेसेस होती है, तो इन सब में ज़्यादातर जगह इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो इंग्लिश आज जो है सेकेंड लैंग्वेज के रूप में भारत में है। तो सेकेंड लैंग्वेज का मतलब ही आप समझ गए। फिर उसके बाद फॉरेन लैंग्वेज आ जाती है, मतलब बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे इंग्लिश तो बेसिकली नहीं बोला जाता है ज़्यादा हद तक। बस वो क्या है कि ना वो फर्स्ट लैंग्वेज मानते हैं उसको, मतलब ना वो मदर टंग मानते हैं, ना उसको सेकेंड लैंग्वेज मानते हैं, बस उसको वो बोलते हैं इंग्लिश को एज ए फॉरेन लैंग्वेज के रूप में उपयोग करते हैं। क्योंकि हर देश ज़्यादातर देश इंग्लिश जानता है, इंग्लिश समझ पाता है, तो इसलिए इंग्लिश में सब कंट्रीज बात करती है, मतलब ट्रेड करती है। फॉरेन लैंग्वेजेस है उसके लिए बहुत सारे देशों के लिए, कौन कौन से देश लिस्ट आती है उसके बारे में भी आगे बात करेंगे, सब कुछ समझाएंगे। लेकिन आप बस इतना समझ लो कि फॉरेन लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। जैसे अगर मान लो कोई एक कंट्री है जैसे चाइना, ऑब्वियसली इंग्लिश भाषा वहाँ के लोग नहीं बोलते हैं, वहाँ के लोग मंदारियन भाषा बोलते हैं, तो उसके बारे में बात अभी करते हैं कुछ देर बाद। लेकिन देखो वहाँ के लोग वहाँ के जो सरकार है या फिर वहाँ के लोग जो दूसरे देशों के साथ ट्रेड करते हैं या फिर दूसरे देशों में घूमने जाते हैं, तो ऑब्वियसली अगर वो भारत आएंगे चाइनीज़ लोग, अगर भारत आके चाइनीज़ बोलेंगे तो नहीं समझेंगे ना हम लोग, बिल्कुल नहीं समझेंगे। लेकिन वही वहाँ से आके अगर इंग्लिश में बात करें, हमसे बात करें अगर इंग्लिश में या फिर आपसे बात करें इंग्लिश में, तो आप लोग समझ जाओगे। क्योंकि हम लोग समझते हैं इंग्लिश को, थोड़ा बहुत जानते हैं, समझते हैं, तो हम लोग बात कर सकते हैं इंग्लिश में। लेकिन क्या उनका स्थानीय भाषा जो है, जो उनका लोकल भाषा है, जो फर्स्ट लैंग्वेज है, मदर टंग है, मंदारियन भाषा, क्या आप उसको समझ सकते हो? नहीं समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं उसके बारे में, अलग से क्लासेस करते हैं चाइनीज़ भाषा के लिए, रशियन भाषा के लिए, तो इस सब भाषा को सीखते हैं, लेकिन हर एक पीपल नहीं सीख के रखता है। तो इसको क्या होता है, फॉरेन लैंग्वेज जो बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो उस समय यूज़ वगैरह करते हैं। क्लियर। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए क्या है, कौन सी कंट्री कौन से लैंग्वेज किसको फर्स्ट लैंग्वेज मानता है, सेकेंड लैंग्वेज मानता है, उसके बाद फॉरेन लैंग्वेज मानता है इंग्लिश को, इसके बारे में लिस्ट यहाँ पे है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे क्या चीज़, फर्स्ट लैंग्वेज, कंट्री वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज ए फर्स्ट लैंग्वेज। कौन से ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में ट्रीट किया जाता है, इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज यानी मदर टंग माना जाता है, मातृभाषा माना जाता है। तो देखिए इंग्लैंड हो गया, उसके बाद यहाँ पे हो जाती है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, उसके बाद यहाँ पे आयरलैंड हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। ये सब क्या हुआ, ये सब यहाँ पे इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज यानी मातृभाषा के रूप में इसको उपयोग करते हैं, मतलब ये फर्स्ट लैंग्वेज इसको मानते हैं ये सारी कंट्रीज जो है इंग्लिश को। उसके बाद देखिए ये आपको याद रखना है कि कौन से कंट्री फर्स्ट लैंग्वेज में आती है। उसके बाद आगे यहाँ पे हम बात करेंगे क्या चीज़, देखिए अगला हमारे पास यहाँ पे है कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज ए सेकेंड लैंग्वेज। कौन कौन से ऐसे कंट्री है जहाँ पे इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज के रूप में उपयोग किया जाता है। तो देखो इंडिया, यहाँ पे हम लोग ऑब्वियसली हिंदी को प्रायोरिटी देते हैं, तो हिंदी हमारा मातृभाषा हो गया, मदर टंग यानी फर्स्ट लैंग्वेज, और हम लोग इंग्लिश को भी उपयोग करते हैं और बहुत ज़्यादा लेवल पे उपयोग करते हैं, बहुत सारे ट्रेड
बिजनेसेस के लिए। तो इंग्लिश हमारे यहाँ पे क्या हो गया, सेकेंड लैंग्वेज सिंगापुर, बैंकॉक, हांगकांग, नाइजीरिया, ये सब हो जाती है। हालांकि सिर्फ इतना ही कंट्री नहीं है, बल्कि और भी कई सारे कंट्रीज है, लेकिन आपके बुक में इतना दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे सारा चीज़ों को दिए हैं और जो आपको याद रह जाए। उसके बाद देखिए कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज ए फॉरेन लैंग्वेज। कौन कौन से ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे इंग्लिश को बस फॉरेन लैंग्वेज के रूप में उपयोग किया जाता है, ना ही वो कंट्री उसको फर्स्ट लैंग्वेज मानती है, ना ही उसको सेकेंड लैंग्वेज मानती है, वो डायरेक्टली उसको फॉरेन लैंग्वेज मानती है। तो देखो इंग्लिश को, तो देखो यहाँ पे जैसे चाइना, उसके बाद यूएई, उसके बाद साउथ अफ्रीका, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका तो फर्स्ट लैंग्वेज मानता है, सऊदी अरबिया, इराक, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रसिया, ये सब क्या हो गया, ये सब जो है इंग्लिश को क्या मानता है, फॉरेन लैंग्वेज के रूप में उपयोग करता है। ये लोग फॉरेन लैंग्वेज समझते हैं इंग्लिश को, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया कि कौन सा कंट्री फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश को मानता है, कौन सा सेकेंड, कौन सा फॉरेन लैंग्वेज, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब आगे यहाँ पे देखिए क्या है, चाइनीज़ का जो है मंदारिन यहाँ पे जो है चाइनीज़ का जो यहाँ पे चाइनीज़ या मंदारिन जो भी आप बोल सकते हैं, उसके लैंग्वेज का नाम है मंदारिन। हालांकि हम लोग बोल सकते हैं कि वो व्यक्ति चाइनीज़ बोलता है, तो ऐसा तो यहाँ पे मंदारिन जो है यहाँ पे ये हैज़ दी लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर, मतलब सबसे ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति कौन, मतलब कौन सा ऐसा भाषा है जिसको सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं, तो वो हो जाती है क्या चीज़, मंदारिन यानी चाइनीज़ भाषा। तो इंग्लिश से भी ज़्यादा, हाँ इंग्लिश से भी ज़्यादा, लेकिन क्या है, इंग्लिश स्पोकन ओवर मच लार्जर एरिया इन द वर्ल्ड, लेकिन इंग्लिश जो है बहुत सारे कंट्रीज में बोली जाती है, तो इसलिए इंग्लिश क्या हो जाता है, स्पोकन ओवर मच लार्जर एरिया इन द वर्ल्ड, मतलब बहुत ज़्यादा जगह पे विश्व में इंग्लिश बोली जाती है, सबसे ज़्यादा जगह पे इंग्लिश बोली जाती है। तो ये एक चीज़ है, सबसे ज़्यादा जगह पे बोली जाने वाली भाषा इंग्लिश, और सबसे ज़्यादा बोलने वाले मतलब कौन से ऐसे भाषा है जिसको सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं, तो वो हो जाएगी मंदारिन यानी चाइनीज़ भाषा। आगे यहाँ पे है एंग्लो कम्युनिटी ऑफ इंडिया आल्सो यूज इंग्लिश एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज। क्या है यहाँ पे, एंग्लो कम्युनिटी ऑफ इंडिया आल्सो यूज इंग्लिश एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज, मतलब बहुत सारे एंग्लो कम्युनिटी हैं इंडिया में जो कि इंग्लिश को अपना फर्स्ट लैंग्वेज मानते हैं, इंग्लिश को अपना फर्स्ट लैंग्वेज मानते हैं और फिर जाके कोई और भाषा यूज़ करते हैं। तो पहला उनका जो है प्रायोरिटी वो अपने आप को मदर टंग, अपना मदर टंग जो किसको बोलते हैं, इंग्लिश को। देखो यहाँ पे क्या होती है, ये एंग्लो कम्युनिटी होती क्या है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी होती क्या है, तो देखो मान लीजिए अगर कोई उसके पापा जो है, मतलब एक बच्चा है जिसके पापा यहाँ पे मान लीजिए वो कहाँ के, इंग्लैंड के हैं, और उसके माँ कहाँ की है, इंडिया की है, तो वो लड़का क्या कहलाया जाए, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, ये कहला जाए, ये लड़का कहलाएगा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। या उसके माँ मान लीजिए कहाँ की है, इंग्लैंड की है, और उसके पिता जो है वो कहाँ के हैं, इंडिया के हैं, तो ये बच्चा जो होगा वो कहलाएगा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। तो ये होती है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो है इंग्लिश को अपना फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में उपयोग करती है। तो मतलब एक जो है तो इंडिया का होगा, एक दूसरा कहाँ का होगा, ब्रिटिश का होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे यहाँ पे क्या है, आगे यहाँ पे बोला जा रहा है इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज टुडे। आज जो है इंग्लिश क्या हो गया है, इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गया है। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ टेलीकॉम, वह जो है टेलीकॉम का लैंग्वेज है, बैंकिंग का, ट्रेड का, मार्केटिंग का, कंप्यूटर का, इंटरनेट का, मेडिसिन का, एकेडमिक का। आजकल तो सब कोचिंग क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा जगह पे इंग्लिश बोले जाने लगी है। उसके बाद साइंटिफिक राइटिंग का, स्पोर्ट्स का, कोर्ट एंड इंटरव्यूज़ का, ये क्या हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज है। तो मतलब यहाँ पे इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मतलब जानना चाहिए जब अगर पूरे देश घूमना, मतलब पूरे देश के अलावा और भी कई सारे देश अगर घूमना है तो उस समय इंग्लिश को जानना होगा, ताकि हम दूसरे कंट्री में भी जाके लोगों से बात कर सके। तो इसके लिए इंग्लिश भी जानना होगा। ऑब्वियसली अपना मदर टंग सबसे ज़्यादा प्यारा है, लेकिन उसके साथ में इंग्लिश अब देश दुनिया से कनेक्टेड रहने के लिए, जैसे कि आप जाने इतिहास में क्या क्या हुआ इंग्लिश के साथ भी, कैसे कैसे करके ये भी स्ट्रगल करते हुए इंग्लिश बना। नहीं तो फ्रेंच बहुत ज़्यादा रिप्लेस कर दिया था ऑलमोस्ट इंग्लिश को, धीरे धीरे करके इंग्लिश इतना ग्रोन अप हुआ। और यहाँ पे देखिए एक और चीज़ है आपके बुक में लिखा हुआ, वी कैन से
इंग्लिश इज ए विंडो टू द वर्ल्ड, मतलब इंग्लिश जो है वो विश्व की खिड़की है, विश्व की खिड़की खोल देता है कि आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं। इंग्लिश एक ऐसा भाषा है, इंग्लिश इज ए विंडो टू द वर्ल्ड। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है विच लैंग्वेज इज कॉल्ड विंडो टू द वर्ल्ड, तो ऐसा सवाल रह सकती है, तो आपको टिक करना है इंग्लिश। ठीक है, अब आगे हम लोग यहाँ पे अगला चैप्टर को अच्छे से अभी देखेंगे, सब कुछ प्रॉपरली देखते हुए चलेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगला चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर का नाम क्या है, दी स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा। अभी तक तो सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में भी आ गई है आपको। बस थोड़ा सा और ध्यान लगा, क्योंकि देखिए कुछ ही देर का और क्लासेस होने वाली है और सब कंप्लीट हो जाएगी, मतलब कुछ ही देर में अब आपका पूरा स्टोरी ऑफ इंग्लिश कंप्लीट होने वाली है। बस थोड़ा सा और ध्यान लगा के देख लीजिए, हो सके तो पानी वगैरह अगर लेके बैठे हैं तो पी लीजिए, थोड़ा सा फ्रेश हो जाइए। और यहाँ पे देखिए क्या है, दी स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा। ये चैप्टर में आपको इंग्लिश ड्रामा के बारे में आपको समझना है कि ड्रामा वगैरह में उसमें क्या क्या चीज़ लगती है, उसका टाइप कितने होते हैं, स्ट्रक्चर कितने होते हैं, एलिमेंट्स क्या क्या होती है, इन सब के बारे में आज आपको जानने को मिलेगा। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं क्या चीज़, ऑरिजिन के बारे में। ऑरिजिन इसका कब हुआ, तो देखिए द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीनिंग थिंग्स डन एंड द थिंग्स इट डज एज विथ एक्टिंग। यहाँ पे क्या है, दी वर्ड ड्रामा, ये ड्रामा शब्द जो है ये कहाँ से आया, ये ड्रामा शब्द जो है ये आया कहाँ से, ग्रीक वर्ड से आया, और इसका मतलब क्या होता है, थिंग्स डन। थिंग्स डन मतलब किया गया कार्य, और वो कैसे किया जाता है, थिंग्स इट डज एज विथ एक्टिंग, मतलब वो एक्टिंग के रूप में किया जाता है। इसमें ड्रामा में क्या होता है, कोई भी काम को जो किया जाता है वो उसको एक्टिंग के रूप में किया जाता है, कला के रूप में किया जाता है। अब देखिए आगे यहाँ पे क्या है, ये सब आपको समझना होगा सारा चीज़। और देखिए क्या है, द टू वर्ड्स ड्रामा एंड प्ले बोथ आर सिनोनिम्स, बट यहाँ पे दो शब्द जो है, एक पहला ड्रामा और दूसरा प्ले, इस दोनों का मतलब जो है सेम ही होता है, ये दोनों समानार्थी शब्द है यानी सिनोनिम्स है। बट लेकिन इन आवर कंट्री, लेकिन हमारे देश में द वर्ड ड्रामा इज मोर पॉपुलर दैन द वर्ड प्ले। हमारे देश में क्या है, ये ड्रामा वर्ड जो है ना, ये ड्रामा शब्द बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अगर कंपेयर करें हम प्ले शब्द से, तो प्ले से ज़्यादा जो है पॉपुलर शब्द है, प्रसिद्ध शब्द है, वो है ड्रामा। तो इसी ड्रामा के बारे में अभी हम लोग जानेंगे थोड़ा सा। अब यहाँ पे चलिए समझना स्टार्ट करते हैं सारे चीज़ों को जो कि आपको जानना है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि यहाँ पे ये जो है ना ड्रामेटिक एलिमेंट्स जो होती है, ड्रामेटिक एलिमेंट्स, इसके बारे में समझना होगा कि ये आखिर क्या होती है, ड्रामेटिक एलिमेंट्स क्या क्या होती है। तो देखिए ड्रामेटिक एलिमेंट होती है प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग, गेस्टर, म्यूजिक और सॉलिड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉलिड लिख क्यों, तो यहाँ पे ये इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। सबसे पहले प्लॉट समझिए, ये प्लॉट का मतलब क्या होता है, ये ड्रामेटिक एलिमेंट जो होती है, आपके एग्जाम में सवाल कैसे रहती है, देखिए राइट ड्रामेटिक एलिमेंट्स या फिर व्हाट इज ड्रामेटिक एलिमेंट्स, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी। तो देखिए उसमें आपको ऐसा लिखना होगा दीज आर फ्लोइंग ड्रामेटिक एलिमेंट्स, और उसके बाद इसके बारे में लिखना होगा। देखिए प्लॉट का इसका मतलब क्या होता है, कथा वस्तु, कहानी। जैसे कोई भी ड्रामा होगा तो एक कथा वस्तु होनी चाहिए, कहानी होनी चाहिए कि किस आधार पे कैसा हम कोई प्रदर्शित करेंगे, कोई भी कला हम जो प्रदर्शित करेंगे वो कैसा होगा, एक कथा वस्तु होना चाहिए, उसका कहानी होना चाहिए, उसको कहते हैं प्लॉट। उसके बाद आती है कैरेक्टर, यानी एक पात्र होना चाहिए, इसमें इस नाम का पात्र होगा, उस नाम का पात्र होगा, तो एक पात्र होता है जिसको बेसिकली एक्टर वगैरह बोल सकते हैं। उसके बाद डायलॉग होगी, डायलॉग मतलब क्या होती है, संवाद होगा, कुछ वार्तालाप होगा। आप मूवी में देखते होंगे अक्सर बहुत सारा डायलॉग्स होती है, और साथ ही साथ मतलब उससे क्या होता है, एंटरटेन ज़्यादा लोग होते हैं और उससे अट्रैक्ट होते हैं, तो डायलॉग्स होनी चाहिए। उसके बाद एक एलिमेंट और होती है गेस्चर। यहाँ पे गेस्चर का मतलब क्या होता है, हाव भाव। देखिए एक ड्रामा जब होता है ना कि लोग आपके सामने बैठा हुआ और आप वहाँ पे ड्रामा प्ले कर रहे होते हैं, तो उस समय जो है क्या होती है कि एक हाव भाव जो होती है ना वो बहुत ही मायने रखती है। आप उस कला को आप जो प्रदर्शित करना चाह रहे हैं उसको आप उसके अंदर आप कितना घुस के उस चीज़ को प्रदर्शित कर पा रहे हैं लोगों को, हाव भाव ही वो चीज़ जो है ना बयां कर पाती है। तो एक ये भी एलिमेंट है। उसके बाद म्यूजिक भी है, मतलब संगीत तो है ही एक एलिमेंट कि आजकल जो है मतलब हर एक ड्रामा, हर एक मूवी, हर एक चीज़ में अब आपको क्या मिलेगा, संगीत तो मिलेगा ही वो एंटरटेन करने के लिए। उसके बाद जो है सॉलिलिक्यू जो होती है, इसका मतलब होता है स्वागत भाषण।
क्या चीज़ स्वागत भाषण ये होती हैं। तो यहाँ पे ड्रामेटिक एलिमेंट यहाँ पे ये सारे हैं 2, 2, 4, दे 6। ये आप याद कर लीजिएगा, इन सारे को या तो आप मॉर्निंग में उठ कर रट लीजिएगा, जैसा भी करना है। अगर आपको समझ में आ गया सब कुछ तो ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए क्या है, ड्रामेटिक स्ट्रक्चर क्या होती है इसको समझिए। ये सब सवाल एग्जाम में आया हुआ है ऑलरेडी, तो आगे भी पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है ड्रामेटिक स्ट्रक्चर हमारे पास क्या हो जाता है, एक्सपोजिशन यहाँ पे सबसे पहला हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, स्पष्टीकरण। फिर होती है कॉम्प्लिकेशंस, मतलब उलझने आती है। सबसे पहले तो स्पष्टीकरण हो गया कि कौन सा पात्र क्या है, कि कौन क्या करेगा, कैसा उसका स्वभाव है। उसके बाद बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आती है ड्रामा के अंदर, उसका स्ट्रक्चर जो होती है। उसके बाद उलझन आएगी, उसके बाद जो है क्या आएगी, क्राइसिस आएगी, मतलब संकट का समय आएगा, संकट का समय आएगा। उसके बाद आएगा क्या चीज़, डिनोमेंट आएगा, डिनोमेंट आता है। इसका मतलब क्या होता है, षड्यंत्र का उद्घाटन, मतलब कुछ ना कुछ कोई दुश्मन चाल चलेगा या फिर हीरो ही कुछ चाल चलेगा, ऐसा होता है ना मूवी वगैरह में। तो उसके बाद ये होता है, षड्यंत्र चला जाता है। उसके बाद क्या आती है, उसके बाद आती है कैटास्ट्रोफ। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बड़ी आपत्ति। तो ये जो है ना, उसके बाद मतलब एक तो पहला बार षड्यंत्र चला गया, षड्यंत्र चला तो कुछ ना कुछ आपत्ति तो होगी ही, कुछ ना कुछ मतलब दुर्घटना वगैरह होगी ही, तो वो हुआ। और उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन आ जाएगा, यानी निष्कर्ष आ जाएगा। तो ये यहाँ पे ड्रामेटिक स्ट्रक्चर हो जाती है। तो ये भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ ड्रामा भी होती है। तो चलिए टाइप्स ऑफ ड्रामा को थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए कितने टाइप्स में बांटा गया है। तो देखिए सबसे पहला है क्या चीज़, ट्रेजेडी। तो यहाँ पे ट्रेजेडी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दुखांत नाटक, मतलब दुख से भरी नाटक, उसमें कुछ ना कुछ गम भरा चीज़ रहती है। उसके बाद कॉमेडी होता है, जिसमें सुखांत इसको नाटक कहते हैं, जिसको हंसते हुए हंसाते हुए नाटक बोल सकते हैं। इसमें लोग हंसने के लिए जाते हैं, अक्सर जो भी प्रदर्शित करने वाले पात्र होते हैं वो हंसाते हैं लोगों को। उसके बाद जो है ट्रेगिक कॉमेडी होता है, जिसका मतलब क्या होता है, दुख और सुख इसमें दोनों होता है। एक तो पहला कभी कभी रुलाता है, कभी हंसाता है, कभी हंसाए कभी रुलाए, ऐसी यहाँ पे ये ड्रामा की कहानी है। उसके बाद आगे देखिए क्या है, फार्स। फार्स का मतलब क्या है, प्रहसन या तमाशा बोल सकते हैं, जो पहले बहुत ज़्यादा चलती थी। उसके बाद मेलोड्रामा क्या होती है, ये होता है दुखांत नाटक। मेलोड्रामा और ट्रेजेडी दोनों सेम ही है, इसी टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा मीनिंग में चेंज होता है। मेलोड्रामा दुखांत नाटक होती है। उसके बाद जो है क्या है, उसके बाद है मस्क्यो। तो मस्क्यो का मतलब क्या होता है, कठपुतली। तो देखो पहले कठपुतली बहुत ज़्यादा चलती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं है, मतलब पहले बहुत ज़्यादा, आप लोग सुने भी होंगे। उसके बाद वन एक्ट प्ले जो होता है, एकांकी नाटक। तो ये यहाँ पे कुछ टाइप्स होती है ड्रामा का। बहुत अच्छे से यहाँ पे सारा चीज़ हम आपको बताए हैं। चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में, ड्रामा के बारे में। देखिए अगर आपको अभी अभी समझ में नहीं आया है कुछ भी चीज़, तो टेंशन मत लेना है, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे सारा चीज़ जो मतलब बताए हैं, उसका थोड़ा सा बैक करके दोबारा भी आप देख सकते हैं, और अभी आपको सब समझ में आने लगेगी। तो इसलिए निश्चिंत होकर आप देखिए यहाँ पे। The first English tragedy was क्या है, गौरबोडक। गौरबोडक जो है हमारे पास पहला इंग्लिश ट्रेजेडी था, मतलब दुखांत नाटक जो था हमारे पास, वो पहला जो था गौरबोडक था। एंड इट वाज रिटन बाय मतलब वो जो है लिखा गया किसके द्वारा, थॉमस सैकविल के द्वारा, थॉमस सैकविल के द्वारा और थॉमस नॉर्थन के द्वारा ये लिखा गया। कौन सा हमारे पास पहला जो है फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी जो है वो क्या है, गौरबोडक है। और वो जो लिखा गया थॉमस सैकविल के द्वारा और थॉमस नॉर्थन के द्वारा ये लिखा गया। तो यहाँ पे बेसिकली ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद आगे देखिए, द फर्स्ट कॉमेडी ड्रामा वाज रोस्टर डॉस्टर एंड इट वाज रिटन इन 1550। तो यहाँ पे ये जो है फर्स्ट कॉमेडी ड्रामा जो है वो है रोस्टर डॉस्टर, और वो लिखा गया कब, 1550 में, बाय निकोलस उडाल के द्वारा ये लिखा गया। तो ये सब थोड़ा सा पॉइंट है जो कि आपको याद करना होगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आती है, देखिए यहाँ पे क्या है, रोमांटिक फॉर्म ऑफ ड्रामा वाज एस्टेब्लिश्ड बाय शेक्सपियर। तो यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हु एस्टेब्लिश्ड रोमांटिक फॉर्म ऑफ ड्रामा। तो आपको आंसर टिक करना होगा, क्या चीज, शेक्सपियर। the immediate predecessor
ऑफ शेक्सपियर हु वेयर नॉन एज यूनिवर्सिटी विथ दे वेयर, मतलब जो यहाँ पे क्या है कि जो शेक्सपियर के पहले के लोग थे, मतलब जो जहाँ वो पढ़ते थे उनके पहले के जो व्यक्ति वगैरह थे वो सब जो है, मतलब शेक्सपियर से पहले के कुछ लेखक वगैरह जो हुए, जो ड्रामेटिक्स हुए, वो सब जो है मतलब जितने भी लोग थे वो यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जाने जाते हैं। और वो लोग कौन थे? दे आर जॉन लिली, थॉमस कैड, जॉर्ज पील, उसके बाद है रॉबर्ट ग्रीन एंड क्रिस्टोफर मार्लोव। तो यहाँ पे मार्लोव, तो यहाँ पे ये कुछ व्यक्ति थे जिनको हम लोग यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे क्या है, और ये शेक्सपियर के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। इंग्लिश ड्रामा रिच द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग द रीगन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। रीगन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ये समझिए। इसका मतलब होता है शासन। रिजाइन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, शासन होता है। क्या चीज़? मतलब एलिजाबेथ के शासन के समय में ये इंग्लिश ड्रामा जो था वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा। रीच द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग द रीगन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। अब यहाँ पे चलिए शेक्सपियर के बारे में जानते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है शेक्सपियर जी, और शेक्सपियर वाज बोर्न इन 1558 एंड डाइड इन 1660। मतलब शेक्सपियर का जन्म 1558 में हुआ, 1558 में इनका जन्म हुआ और 1616 में इनका निधन हो गया। हिज इंपॉर्टेंट बुक्स आर हेलमेट, ओथेलो, मैकबेथ, जूलियस चेजर, किंग लायर, उसके बाद है मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, ए मिड समर नाइट्स ड्रीम। तो ये यहाँ पे कुछ शेक्सपियर जी की कुछ बुक्स है, जो कि आप इसका नाम याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये सब पूछा जा सकता है कि चेसर किसके द्वारा लिखा गया है, किंग लायर किसके द्वारा लिखा गया है, मर्चेंट ऑफ वेनिस किसके द्वारा लिखा गया है, एज यू लाइक इट ये किसके द्वारा लिखा गया है, ए माइंड समर नाइट ड्रीम ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो सारे लिखे गए शेक्सपियर जी के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे राइटर्स हैं जो कि कुछ कुछ रचना किए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए द वेस्टलैंड कौन लिखे हैं, टी एस इलियट लिखे हैं। और टी एस इलियट आपके चैप्टर में, आपके पाठ में, आपके बुक में एक और लिखे हैं, एक और रचना की है। वो क्या है? मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। याद आया? टी एस इलियट जी ही लिखे हैं। उसके बाद है आर्म्स एंड द मैन वाज रिटन बाय, आर्म्स एंड द मैन वाज रिटन बाय जेबी शॉ। उसके बाद तुगलक को कौन लिखा है? तुगलक वाज रिटन बाय क्या है, ग्रेस कर्नाड। तो ग्रेस कर्नाड के द्वारा तुगलक लिखा गया। उसके बाद जो है चित्रा, क्या है यहाँ पे, चित्रा एंड रेड ओलेंडर वाज रिटन बाय। तो यहाँ पे किसके द्वारा लिखा गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ये लिखा गया। तो कुछ यहाँ पे कुछ जो क्या थी, रचनाएं थी, और उसके लेखक का नाम यहाँ पे है। बेसिकली सारा चीज़ लिखा गया है ड्रामा के बारे में, बहुत अच्छे से यहाँ पे लिखा गया है। सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर थोड़ा सा हाँ टफ था और सब चैप्टर्स के मामले में, लेकिन यहाँ पे बेसिकली जो क्वेश्चन आती है वो यहाँ से आती है। ये तीनों से क्वेश्चन ज़्यादातर इसमें पूछी जाती है। तो ये तीनों आपका पूरा क्लियर हो गया, तो समझिए ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, द स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा। उसके बाद हम लोग आगे की और भी चैप्टर्स को अभी देखेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे अगला चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं और बहुत अच्छे से जानेंगे सारे चीज़ों को। देखिए हमारा यहाँ पे चैप्टर क्या आ जाती है, स्टोरी ऑफ द नॉवेल इन इंग्लिश। यहाँ पे ये चैप्टर है। चलिए हम लोग डायरेक्टली टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। सब कुछ क्लियर चल रहा होगा, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा ऐप है आपकी क्लास 12 की तैयारी के लिए, तो आप ज़रूर अपने पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करिए। बहुत सारा चीज़ फ्री है, बहुत सारा चीज़ पेड है, तो आपके अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिए जो जैसा आपको पढ़ाई करना है। टेस्ट वगैरह वहाँ पे फ्री है, टेस्ट सीरीज, तो आप जाके दे सकते हैं। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि तैयारी वगैरह आपका कैसा है। चलिए यहाँ पे अब जो है ना हम बात करते हैं स्टोरी ऑफ द नॉवेल इन इंग्लिश के बारे में। तो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट आती है कि आखिर ये नॉवेल होती क्या है, व्हाट इज ए नॉवेल, नॉवेल क्या होती है। तो आइए सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। नॉवेल इज ए वाइटल रिकॉर्ड ऑफ व्हाट वी सी, फील, थिंक एंड लर्न, व्हाट वी सी, फील, थिंक एंड लर्न फ्रॉम लाइफ। मतलब यहाँ पे है नॉवेल एक ऐसा वाइटल रिकॉर्ड है, मतलब एक महत्वपूर्ण जो है रिकॉर्ड है, जो वहाँ पे हम डाटा रखते हैं, महत्वपूर्ण डाटा, कि हम लोग क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, क्या सीखते हैं अपने जीवन से, अपने लाइफ से। इसको हम लोग क्या करते हैं, इट इज़ एन एक्सप्रेशन,
इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ थ्रू द मीडियम ऑफ लैंग्वेज। मतलब ये क्या है, ये पूरे लाइफ को एक्सप्रेस करता है ये नॉवेल किसके माध्यम से, ये मतलब लैंग्वेज के माध्यम से, यानी भाषा के माध्यम से लाइफ को एक्सप्रेस करता है। कौन सा, क्या, नॉवेल। तो यहाँ पे नॉवेल का डेफिनेशन देख लिए क्या होती है। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट इज ए नॉवेल, तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं, नॉवेल इज ए वाइटल रिकॉर्ड ऑफ व्हाट वी सी, फील, थिंक एंड लर्न फ्रॉम लाइफ। तो यहाँ पे आपको कॉमा देते हुए चलना है, सी, फील, थिंक एंड लर्न फ्रॉम लाइफ। इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ थ्रू द मीडियम ऑफ लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे ये हो गई। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, सर वाल्टर स्कॉट जो है इज सेड टू बी द फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल। यहाँ पे हम नॉवेल के बारे में जान रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये नॉवेल जो है हिस्टोरिकल नॉवेल के फादर कौन कहलाते हैं, मतलब ऐतिहासिक नॉवेल जो है, मतलब यहाँ पे उपन्यास जो है उसके फादर कौन कहलाते हैं, तो सर वाल्टर स्कॉट कहलाते हैं। कौन, सर वाल्टर स्कॉट। उसके बाद यहाँ पे जो है बुनियान जो है, बुनियान इज सेड टू बी द पायोनियर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश। पायोनियर क्या होता है, पायोनियर होता है पथ शुरू करने वाला या मार्ग शुरू करने वाला, उसको चलाने वाला। देखिए फादर तो मॉडर्न इंग्लिश का कौन कहलाता है, मॉडर्न इंग्लिश का फादर, जन्मदाता जो कहलाता है वो कहलाता है रिचर्डसन, क्या चीज, फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश। लेकिन उसको चलाया कौन आगे, तो आगे चलाया बुनियान, इज सेड टू बी द पायोनियर ऑफ मॉडर्न नॉवेल। तो मतलब मॉडर्न नॉवेल को आगे पथ चलाने वाला, शुरू करने वाला, तो वो कौन कहलाता है, बुनियान। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा, ये 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स और है जिसको आपको देखना होगा। पहला यहाँ पे क्या है, मुल्क राज आनंद और राजा राव एंड आर के नारायण आज आर सेड टू बी द ट्रियो ऑफ इंडियन नॉवेल। मतलब यहाँ पे क्या है, राजा मुल्क आनंद, राजा राव और आर के नारायण इज सेड टू बी द ट्रियो ऑफ इंडियन नॉवेल। ट्रियो का मतलब क्या होता है, ट्रियो का मतलब होता है त्रिमूर्ति, भारत का त्रिमूर्ति, भारत का त्रिमूर्ति कहलाता है किस में, उपन्यास में। इंडियन उपन्यास के त्रिमूर्ति कहलाते हैं मुल्क राज आनंद, राजा राव और आर के नारायण। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। आगे यहाँ पे देखिए क्या है, द फर्स्ट इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश वाज राजमोहन वाइफ। मतलब फर्स्ट जो है हमारे पास क्या है, इंडियन नॉवेल जो है जो कि इंग्लिश में लिखा गया वो क्या था, राजमोहन वाइफ। यहाँ पे क्या है, राजमोहन बाय, ये वाइफ्स, ये लिखा गया किसके द्वारा, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट इंग्लिश नॉवेल है, इंडियन इंग्लिश नॉवेल बाय बंकिम चंद्र, रिटन इन 1864। मतलब ये लिखा गया बंकिम चंद्र के द्वारा, और कब लिखा गया, 1864 को ये लिखा गया। द फर्स्ट इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश वाज राजमोहन वाइफ। तो ये याद रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऐसे प्रश्न आते हैं अक्सर। अब देखिए यहाँ पे कुछ फेमस नॉवेल है और उसके राइटर्स के नाम भी हैं। तो देखिए सबसे पहले अच्छे से जानते हैं द पिलग्रिम प्रोग्रेस जो है पहला, द पिलग्रिम प्रोसेस, पिलग्रिम्स प्रोसेस, तो ये है बुनियान का। ये जो है मतलब नॉवेल जो है किसके द्वारा लिखा गया, इसके राइटर है बुनियान। उसके बाद टॉम जॉनसन को कौन लिखे हैं, तो इसको लिखे हैं हेनरी फील्डिंग। तो उसके बाद यहाँ पे अगला जो है हमारे पास नॉवेल आती है वो है प्राइड एंड प्रेजिडेक। तो ये यहाँ पे लिखे हैं जेन ऑस्टन जी यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, उसके बाद हमारे पास आती है क्या चीज़, आइवनो और यहाँ पे क्या है, कैनिलवर्थ। यहाँ पे आइवनो और कैनिलवर्थ जो है मतलब इवान, सॉरी इसको हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं इवान, तो इवान भी इसको पढ़ सकते हैं, और कैनिलवर्थ। तो देखिए अलग अलग शब्दों का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से देता है, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ के देखिए, आपको जो भी सही लगे आप बोल सकते हैं। आगे यहाँ पे कैनिलवर्थ, तो ये यहाँ पे लिखे हैं सर वाल्टर स्कॉट जी, सर वाल्टर स्कॉट जी इसके नाटककार हो जा, सॉरी यहाँ पे उपन्यासकार हो जाते हैं, नॉवलिस्ट हो जाते हैं। उसके बाद डेविड कॉपरफील्ड और पिकविक पेपर जो है ये चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है। पहले जब इंग्लिश 50 मार्क्स हुआ करता था तो उस समय आपको ये पढ़ना होता था डेविड कॉपरफील्ड वगैरह, तो अब वो तो नहीं पढ़ना है। उसके बाद कूली अनटचेबल जो है वो क्या कौन लिखे हैं, तो मुल्क राज आनंद लिखे हैं, मुल्क राज आनंद, कूली अनटचेबल। उसके बाद है सरपेंट एंड द रोप, ये लिखा गया है किसके द्वारा, कांथापुरा राजा राव के द्वारा ये लिखा गया है। उसके बाद आगे यहाँ पे है द गोल्डन गेट ए सुटेबल बॉय, ये लिखा गया है विक्रम सेठ के द्वारा।
आगे है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये यहाँ पे कौन लिखे हैं? तो ये लिखे हैं अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय लिखे हैं। उसके बाद आगे है एडवेंचर ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो, तो यहाँ पे ये लिखे हैं डैनियल डेफो लिखे हैं, डैनियल डेफो लिखे हैं। उसके बाद दी गाइड को कौन लिखे हैं? आर के नारायण। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, तो इसमें आप स्टार मार्क्स जरूर लगा लीजिएगा। ये जो है आपका यहाँ पे दी गाइड को कौन लिखे हैं? आर के नारायण जी लिखे हैं। बहुत ही VVI है आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे कुल मिला के आपका क्या हो जाती है, पूरे अच्छे से सब कुछ कंप्लीट हो जाती है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अब आपको कहीं से कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे आज की क्लास बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। यहाँ पे हम पूरे स्टोरी ऑफ इंग्लिश को एक ही क्लास में अच्छे से समझा दिए हैं। अब आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आसानी के साथ बना पाएंगे। अगर आप सारे कंसेप्ट को समझे होंगे, याद किए होंगे, देखे होंगे तो सब कुछ समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है ऑब्वियसली इस क्लास को रिकॉर्ड करने में, तो लाइक में कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है। सब लोग लाइक कर लीजिए। साथ ही साथ एजुकेशन बाबा ऐप अगर डाउनलोड नहीं किए तो जाइए कर लीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको अगला लेक्चर्स प्रॉपरली मिलते चले। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि ऐसी वीडियोज़ हम आपके लिए बनाते रहे, ज़्यादा स्टूडेंट रहेंगे। ऑब्वियसली रेगुलर बेसिस पे हम आपको ऐसे ही क्लासेस देते चलेंगे। बाकी आप नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको और भी कौन सा सब्जेक्ट पे क्लासेस चाहिए, ताकि हम उस सब्जेक्ट पे क्लासेस को फुल रिवीजन वीडियो वगैरह वो सब आपके लिए लाते रहे। तो चलिए उम्मीद करते हैं सब कुछ सही चल गया है आज के इस क्लास में। आज के इस क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक लिए बाय बाय।